अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वर्क एंड वी आर एट द एक्सरसाइज नंबर 2.1 जो आपकी बुक के पेज नंबर 26 के ऊपर अवेलेबल है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये करने की कोशिश करेंगे और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ाया जाए कि आप लोगों का सारा कॉन्सेप्ट जो है इसके बारे में क्लियर हो। तो सबसे पहले कि मैं आपको लेके चलूं क्वेश्चन के ऊपर डायरेक्ट, उससे पहले हम इसकी प्री रीडिंग्स को पढ़ेंगे और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कौन सी ऐसी चीज है जो पहले आनी चाहिए। देखिए, एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है इसकी हमने वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ये क्या चीज होती है, सबसे पहले इसकी तरफ देखते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई फंक्शन है और इसकी डेफिनेशन है माय डियर स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसकी डेफिनेशन है। अब हमें ये कहा जाता है कि इस फंक्शन की वैल्यू निकालो। अब ये जो मैंने बात लिखी है ये अधूरी लिखी है, वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। जब भी वैल्यू ऑफ अ फंक्शन लिखा जाता है इसके साथ कोई ना कोई पॉइंट बताया जाता है एट, यानी कि एट कहां पर, 3 पर निकालनी है, 5 पर निकालनी है, 2 पर निकालनी है, 1/7 पर निकालनी है, कहां पर निकालनी है, किसी भी पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकालने का तरीकाकार क्या है। हमें कहा जाता है कि फाइंड द वैल्यू, ये जरा समझ लीजिए इसको, फाइंड द वैल्यू एट 3। अब सिंपली 3 भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है एट एक्स इज इक्वल टू 3। सिंपली 3 लिख लीजिए या x इज इक्वल टू 3 लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, यानी कि कोई आप चाहें तो रेफरेंस पॉइंट देना चाहें तो ये भी दे सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली आप वो नंबर भी लिख सकते हैं जहां पर आपको वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब माय डियर स्टूडेंट्स क्या है कि 3 पर आपने फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब ये है कि आप इस 3 को अपने फंक्शन के अंदर जाके पुट कर दीजिए, यानी कि आपके पास x की वैल्यू क्या दी गई है 3, तो अपने फंक्शन में जहां जहां पर आपको x दिखाई दे रहा है यानी वेरिएबल दिखाई दे रहा है उसको आप 3 से रिप्लेस कर दीजिए। सो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये चीज f at 3, this is read as f at 3 will be 3 जहां जहां पे x है 3 स्क्वायर प्लस 1, so f at 3 या वैल्यू ऑफ f at 3 is 9 plus 1, so f at 3 is 10। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वैल्यू का मतलब होता है कि जब भी आप अपने फंक्शन में 3 पुट करेंगे तो 3 पुट करने के नतीजे में जो आउटपुट है वो आपको क्या मिलेगी, 10 मिलेगी। अब मैं आपको इसके बारे में मजीद वंडरफुल चीज बताता हूं, हैव अ लुक। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब समझिए। आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में मैंने पिक्चर बना के दी थी। अब f at 3 दोबारा लिखता हूं, f at 3 इज इक्वल टू 10 का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आपने जो ही अपने फंक्शन में 3 पुट किया तो वो इसको जाकर जोड़ देगा किसके साथ, जो आपके पास जवाब आया है 10 के साथ। अब 3 को 10 के साथ किसने कनेक्ट किया, द नेम ऑफ द फंक्शन इज f, तो f वो चीज है जिसने जाके 3 को कनेक्ट कर दिया किसके साथ, 10 के साथ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वैल्यू का मतलब होता है। अच्छा, अगर मैं आपको ये ग्राफिकली समझाऊं तो इस ग्राफ की मदद से भी मैं आपको एक और वे में भी समझा सकता हूं कि जब भी आप, जैसे यहां पर हेयर इज 0, हेयर इज 1, हेयर इज 2, हेयर इज 3, हेयर इज 4 एंड सो ऑन, जो ही आपने अपने फंक्शन में 3 पुट किए तो फंक्शन बदले में जो आपको आंसर दे देगा दिस विल बी, अब इसको मैं यहां से कनेक्ट करता हूं, ये 3 के बदले में जो उसने पीछे आपको आंसर दिया है दिस इज 10। तो ये आपके पास जो जवाब, ये जो जगह आई है ये आपके पास क्या है, 10 है, कि जो ही आपने फंक्शन में 3 पुट किए आपके पास ये जो जवाब आया है ये आपके पास 10 आया है, ये उसकी वैल्यू है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम होपफुल कि आपको वैल्यू के बारे में जो चीज है वो क्लियर हो गई होगी। तो अब जो है मैं आपको लेकर चलता हूं अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। आपको एक्सरसाइज में एक फंक्शन दिया गया, बेसिकली ये 2 क्वेश्चंस हैं, एक पार्ट नंबर ए है, एक पार्ट नंबर बी है। पार्ट नंबर ए में आपको फंक्शन गिवन है जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो आपको 4 जगहों पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एक -3 पर, एक 0 पर, तीसरे पार्ट में x माइनस 2 पर और चौथे पार्ट में एक्स स्क्वायर प्लस 3 पर आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सिमिलरली फिर हम पार्ट नंबर बी की जानिब जाएंगे और पार्ट नंबर बी के लिए भी ये चारों के चारों पार्ट्स को हम सॉल्व करेंगे। सो मेक इट श्योर दिस इज एक्सरसाइज 2.1 एट पेज नंबर 26 एंड द क्वेश्चन नंबर इज 1। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। बहुत सारा काम है जो मैंने आपके लिए पहले से परफॉर्म करके रखा हुआ है ताकि आपका कीमती टाइम बच सके। नाउ हैव अ लुक।
The question number 1, part number A is f of x is equal to x square minus 1. That is the definition and we have to find the value at -3. Very simple, जैसे मैंने अभी आपको एक्सरसाइज करके दिखाई है तो दोबारा से मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाइए, दोबारा से एक करके दिखाता हूं। देखिए आपने क्या करना है, यहां से क्वेश्चन हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। एज मतलब जैसा कि आपका जो फंक्शन है बेटे वो है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो आपको वैल्यू कहां पर चाहिए, -3 पर। तो आप यहां पर जहां जहां पे x है आप एक चीज लिखें, रिप्लेसिंग x बाय -3, इसको कोई नंबर दे दीजिए इन इक्वेशन 1। जहां जहां पे इक्वेशन 1 में आपके पास x है, क्योंकि आप देखिए कंपैरिजन कीजिए, आपको f की वैल्यू जो है वो कहां पर चाहिए, -3 पर। तो x की जगह -3 पुट कर दे, f एट -3 and -3 square -1. So f at -3 is -3 square is 9 -1. So f at -3 is 8. सो ये माय डियर स्टूडेंट्स आपके पास -3 पर जो फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करना थी वो हमारे पास क्या आ चुकी है, 8 आ चुकी है। सिमिलरली दिस इज पार्ट नंबर 2 ऑफ द सेम क्वेश्चन। उसमें भी मैंने फंक्शन को रखा और फंक्शन के बाद ये मैं लेड पेंसिल यूज करता हूं आपके लिए। देखिए ये आपके पास फंक्शन, इसमें आपने रिप्लेस कर दिया जहां जहां पर x था उसको आपने रिप्लेस कर दिया 0 के साथ, क्योंकि पार्ट नंबर 2 में आपको वैल्यू कहां पर चाहिए, 0 पर चाहिए। तो f एट 0 इज, जहां जहां पर x था 0 स्क्वायर -1, तो आपके पास बेटे आंसर इसका क्या आ गया, -1। सिमिलरली अब यहां पर देखिए आपको इस फंक्शन की वैल्यू कहां पर चाहिए, x -2 पर। तो क्या करेंगे, अपने ओरिजिनल फंक्शन में, जो आपका ये ओरिजिनल फंक्शन है, इसमें x की जगह रिप्लेस कर देंगे x -2 को। तो जो ही आप x -2 को रिप्लेस करेंगे, जहां जहां ये देखिए यहां पर भी x -2 आ जाएगा और यहां पर भी x -2 आ जाएगा। और ये आप यहां लिख दिया मैंने, रिप्लेसमेंट करते करते यहां पर जैसे ही आप पहुंचेंगे तो ये आपके पास कंप्लीट इसका सोल्यूशन आ गया। अब देखिए मैंने इसको ज्यादा एलैबोरेट इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे पास पार्ट नंबर 4 मैंने आपके लिए खाली छोड़ा हुआ है, ये मैं आपको सारे का सारा कंप्लीट करके दिखाता हूं। लुक अब लिखिए एज मतलब जैसा कि आपका फंक्शन बेटे इक्वल है एक्स स्क्वायर -1 के, तो सॉरी आई मेड द मिस्टेक, आपका f ऑफ x इज इक्वल टू, इसकी डेफिनेशन है एक्स स्क्वायर -1। तो हम क्या करेंगे, हमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 चाहिए, तो हम यहां पे रिप्लेस कर लेते हैं, रिप्लेसिंग x यानी इस x को हम रिप्लेस कर रहे हैं बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3। सो इन इक्वेशन 1, अब 1 में तशरीफ ले जाइए, f ऑफ जहां जहां पर x है वहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 3 डाल दीजिए। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 3, इस जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 3, ऊपर क्या चल रहा है, होल स्क्वायर -1। आई वॉन्ट योर फोकस एट दिस पॉइंट, हैव अ लुक, इसके ऊपर नजर रखिए बस आप। इसमें क्या है, x को रिप्लेस कर दिया हमने किस चीज से, एक्स स्क्वायर प्लस 3 से। इस x की जगह देखिए क्या आ चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस 3, स्क्वायर की जगह क्या आ चुका है, स्क्वायर -1 की जगह क्या आ चुका है, -1। सो मैं रहा इक्वेशन 1 में हूं और इक्वेशन 1 में मैंने जहां जहां पर x था वहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 3 को रिप्लेस कर दिया। सो अब बेटे आपको यहां पर थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगी, इस स्क्वायर को ओपन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स पावर 4 प्लस 9 प्लस 2ab 6x स्क्वायर -1। सो f एट एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज, तरतीब लगा लीजिए, x रेज टू पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर्ड प्लस 8। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये जो आपके पास आया है ये आपका आंसर है। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी में बेटा हमारे पास जो फंक्शन है वो चेंज था, ये वाला फंक्शन हम यूज कर रहे हैं अब, जिसकी डेफिनेशन 2x प्लस 3 स्क्वायर रूट है। अब इसके अंदर बेटा पार्ट नंबर 1 में पहले वैल्यू कहां पर निकालना थी, -3 पर। तो हम क्या करेंगे, यहां पर जो x है और यहां पर जो x है इन दोनों की जगह हम रिप्लेस कर देंगे -3। यहां पर देखिए -3, इधर भी -3, यानी इधर भी -3, इधर भी -3 हमने पुट किया और ये हमारे पास आंसर आया। स्क्वायर रूट के अंदर
माइनस आ रहा था, तो अगर आप स्क्वायर रूट वाले माइनस को बाहर निकालना चाहें तो वो आयोटा बन जाता है। क्योंकि देखिए इसका मैं स्टेप आपको इलेबोरेट करके बता देता हूं। ये -3 था, तो ये आप 3 स्क्वायर रूट को अलग कर लीजिए, -1 स्क्वायर रूट को अलग कर लीजिए, तो स्क्वायर रूट 3 एंड स्क्वायर रूट -1 आप सब लोग जानते हैं इज आयोटा, तो ये आयोटा यहां से आया है। नाउ अब देखिए f एट 0, यानी कि x की जगह क्या रिप्लेस करने, इस टाइम हमें 0 रिप्लेस करने। तो यहां पर जहां जहां पे x है बेटा, इधर x है और इधर x है, इन दोनों की जगह आप क्या रिप्लेस कर लें, 0, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास स्क्वायर रूट 3। सिमिलरली माय डियर स्टूडेंट्स, अब दोबारा आ जाइए, x -2 पर हमको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो x -2 पर कैसे निकलेगी, जहां जहां पे x था उस x की जगह x -2 पुट कर दीजिए। तो ये x है फंक्शन और ये x है, इन दोनों की जगह हमने x -2 लगाया, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन की और हम यहां पे पहुंच चुके हैं। सिमिलरली ये आ गया हमारे पास। अब देखिए हमारे पास फंक्शन था f ऑफ x, हमें चाहिए f एट x स्क्वायर प्लस 3, तो इस x की जगह x स्क्वायर प्लस 3 रिप्लेस कर दीजिए। रिप्लेस करेंगे, ये x स्क्वायर, x की जगह x स्क्वायर प्लस 3, इधर भी x की जगह x स्क्वायर प्लस 3, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जस्ट ओपन द ब्रैकेट और सिंप्लीफाई किया, तो ये हमारे पास बेटे हमारा जो आंसर है वो आ चुके हैं। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने आपके लिए एक एक पार्ट को सॉल्व किए, ये आपको समझ भी आ गया होगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब जो है हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। अगर आप इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखें तो चले मैं आपको सबसे पहले एक रफ पेज के ऊपर समझा देता हूं कि एक्चुअली हमने इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 26 ओपन कर लीजिए, एक्सरसाइज 2.1, और इसके क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर है हम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे ये डिमांड किया जा रहा है कि अगर वो कहता है कि आपके पास कोई भी फंक्शन उसने आपको दे दिया, फॉर एग्जांपल f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 7। चले मैं खुद से कोई फंक्शन ले लेता हूं। अब वो कहते हैं कि इस फंक्शन की मदद से आप f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ a ओवर h, इस चीज की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। किसकी मदद से, इसकी मदद से जो हमें फंक्शन गिवन है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर दिस व्हाट विल आई डू, क्या करूंगा मैं इसके लिए, आपका माइंड क्या काम करता है कि इस चीज को अचीव करने के लिए हमें क्या किया जाना चाहिए, व्हाट वुड यू से दैट। ओके लेट मी टेल यू, हैव अ लुक। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस चीज की वैल्यू निकाल लेंगे। ये हम वैल्यू कैसे निकालेंगे कि जो हमारे पास फंक्शन हमारा f है, इसी फंक्शन के अंदर जहां जहां पर उसका वेरिएबल x है वहां पर हम रिप्लेस कर देंगे a प्लस एच। तो अगर मैं वहां पर a प्लस एच को रिप्लेस कर देता हूं तो उसकी वजह से मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, माय डियर स्टूडेंट्स, मैं f ऑफ a प्लस एच, जहां जहां पे x है वहां पर a प्लस एच डालने से मेरे पास f ऑफ a प्लस एच आ जाएगा। सिमिलरली इन ऑर्डर टू फाइंड दिस वन f ऑफ a, मैं क्या करूंगा, अपने फंक्शन f में जहां जहां पर उसका वेरिएबल है x वहां पर रिप्लेस कर दूंगा f। तो स्टेप नंबर वन में मैं f ऑफ a प्लस एच निकाल लूंगा। स्टेप नंबर टू में f एट a निकाल लूंगा, और स्टेप नंबर 3 के अंदर जाके मैं ये जो हमारे पास जो चीज हमको फाइंड आउट करनी है, f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a ओवर h, इसके अंदर जाके यहां पर और यहां पर जो ये मैंने वैल्यूज यहां और यहां कैलकुलेट की हुई हैं वो आकर इसी एक्सप्रेशन के अंदर डाल दूंगा। तो इस तरह मैं इजीली अपना जो f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a ओवर h ये चीज है, इसकी वैल्यू में इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ओके लेट्स मूव। मैंने आपके लिए इसको सॉल्व करके रखा हुआ है, तो एक पार्ट मैं आपको करके दिखाता हूं, बाकी जो है वो सारे मैंने आपके लिए सॉल्व किए हुए हैं ताकि हमारा जो कीमती टाइम है वो सेव हो सके। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारे पास यहाँ पर जो फंक्शन है जो हमने फाइंड आउट करने, ये वो वैल्यू है जो हमको निकालनी है। दिस वन गिवन फंक्शन इज 4x प्लस 7, तो f ऑफ x इज 4x प्लस 7। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, स्टेप नंबर 1 क्या होगा, स्टेप नंबर 1 में हम f ऑफ a प्लस h कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपके लिए इसको सॉल्व कर देता हूँ। f जो हमारे पास f ऑफ x है वहां पर उसका वेरिएबल रिप्लेस कर देता हूं a प्लस h, तो इट विल बी 4 इंटू a प्लस h प्लस 7। सो जस्ट सिंप्लीफाई दिस वन, f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू 4a प्लस 4h प्लस 7। नाउ ये एक चीज फाइंड आउट हो गई। अब हमें ये वाला f एट a निकालना है, तो अपने फंक्शन के अंदर जहां पर x है वहां पर a रिप्लेस कर दीजिए। इट विल बी f at a is have a look, this is 4a plus
7। ले जी, ये हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया, ये स्टेप नंबर 2 हो गया। अब माय डियर स्टूडेंट्स, हम इस एक्सप्रेशन के अंदर जो कि हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है जिसको फाइंड आउट करना है, नाउ f of a plus h माइनस f at a ओवर h। अब इसके अंदर जो है माय डियर स्टूडेंट्स, हम जाके अपनी वैल्यू डाल देते हैं। f ऑफ a प्लस h की वैल्यू, f ऑफ a प्लस h की वैल्यू ढूंढिए। दिस इज 4a प्लस 4h प्लस 7। आगे माइनस है, अब देखिए बाहर माइनस है, अंदर f ऑफ a की सारी वैल्यूज चेंज, सॉरी साइंस चेंज हो जाएंगे। दिस इज 4a प्लस 7 के बजाय माइनस 7 डिवाइडेड बाय h. Now have a look. You can see 4a and 4a are cancelled and plus 7 और minus 7 भी आपस में cancel हो गए and we got 4h over h. अब h से h cancel हो गया, तो इसका मतलब है f of a plus h minus f at a over h। ये हमारे पास my dear students किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल आ गया। So this is the आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हमने सबसे पहले, चूंकि इस मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमको निकालनी है, तो इसके लिए हमने f ऑफ a प्लस h निकाला, फिर f ऑफ a निकाला, फिर दोनों की वैल्यूज को इस एक्सप्रेशन में जाके पुट कर दिया। अब देखिए इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में फंक्शन को चेंज कर दिया गया। पार्ट नंबर 1 में हमारे पास फंक्शन था f ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 7। अब हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज साइन ऑफ x। सो वेरी सिंपल, वही ये हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया, ये स्टेप नंबर 2 हो गया। जहां जहां पे x था वहां पे a प्लस h और a प्लस h रिप्लेस कर दिया, और f एट a निकालने के लिए जहां जहां पे x था वहां पे a रिप्लेस कर दिया इस फंक्शन में जो हमें गिवन है। नाउ वही एक्सप्रेशन लिखी जो हमको फाइंड आउट करना थी। यहां पर f ऑफ a प्लस h की वैल्यू आ गई, माइनस f एट a की वैल्यू आ गई ओवर h। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक फॉर्मूला है कि दो साइंस अगर आपस में माइनस हो रहे हों तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, चले मैं आपको रफ पर लिख के दिखा देता हूं। हैव अ लुक। अगर आपके पास एक है साइन अल्फा और एक आपके पास है साइन बीटा, और ये दोनों आपस में सबट्रैक्ट हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, तो व्हाट विल आई डू, इसका आंसर क्या होगा, आंसर विल बी 2, पहले कॉस आएगा, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2, दोनों एंगल्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दिया, और उसके बाद आएगा साइन इन्हीं दोनों एंगल्स जिनको प्लस के इन्हीं को माइनस करके 2 पे डिवाइड कर दिया। सो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सम एंड डिफरेंस के फॉर्मूलाज होते हैं, प्रोडक्ट वाले फॉर्मूलाज, वो वहां से जो है चैप्टर नंबर 10, दिस इज यूनिट नंबर 10, यूनिट नंबर 10 के अंदर एक्सरसाइज 10.4 की प्री रीडिंग है, ये वहां पर ये जाके यूज होते हैं। ओके लेट्स स्टार्ट। तो हैव अ लुक माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए साइन a प्लस एच माइनस साइन a है, दो साइंस है माइनस हो रहे हैं, तो वहां पर वो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब आप देख लीजिएगा ये कैसे हुए, a प्लस a इज 2a, और ये a से a कैंसल्ड एंड दिस इज h बाय 2। नाउ हैव अ लुक, ये ऊपर वाला 2 और नीचे वाला h, इनको हम सेपरेट कर लेते हैं, और ये कॉज और ये साइन हम सेपरेट कर लेते हैं, तो ये आपका आंसर है। तो माय डियर स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके पास पार्ट नंबर 2 भी इसका मैंने सॉल्व करके आपको दे दिया है। Okay, now it's time to have a look at the part number 3. Let me show you the part number 3 जो मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व करके रखा हुआ है। और चलें इससे पहले मैं पार्ट नंबर 3 दिखाऊं, सबसे पहले जो है हम पार्ट नंबर 4 की जानिब चलेंगे। ओके नो ओके, सो दैट इज द पार्ट नंबर 3। मैंने गलती से इसको पार्ट नंबर 2 किया हुआ है, दिस इज योर पार्ट नंबर 3। ओके इसी वजह से मुझे भी थोड़ी कंफ्यूजन हुई। नाउ अब हमारे पास जो फंक्शन है दिस इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, वही दिस इज स्टेप नंबर 1, दिस इज स्टेप नंबर 2। सबसे पहले जहां जहां पे x था वहां पर a प्लस एच रिप्लेस कर दिया, और अब देखिए यहां पर a प्लस एच है, इधर क्यूब है तो क्यूब ओपन किया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये क्यूब का फॉर्मूला वेरी पॉपुलर, a प्लस बी क्यूब अगर हमको ओपन करना हो तो दिस इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये इस फॉर्मूला के तहत हमने इसको ओपन किया। सिमिलरली f एट a इज जहां जहां पे x था वहां पर a रिप्लेस कर दिया। अब आइए जी हमारी एक्सप्रेशन जो हमने फाइंड आउट करनी है, ये मैंने आपके लिए ब्लू की हुई है, और यहाँ सामने ही इसी के सामने मैंने इनकी वैल्यूज डाली हुई है, f ऑफ a प्लस एच और f ऑफ a, और डिनोमिनेटर में बटे में हमारे पास क्या आ गया h। अब ये कटिंग्स होने के बाद ये आपके पास इसका आंसर आ गया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जो है वो आपको फर्दर ये काम आ सके।
Okay, now let's move on the page number 5 and the part number is 4. अब देखिए हमारे पास जो हमारा फंक्शन है वो टेंजेंट ऑफ एक्स, tan ऑफ एक्स, क्वेश्चन नंबर 2 ही अभी हमारा चल रहा है. ओके, तो ये स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 2. सबसे पहले हमने एफ ऑफ ए प्लस एच निकाल लिया और फिर एफ ऑफ ए निकाल लिया. अब देखिए वो एक्सप्रेशन जो हमको फाइंड आउट, ये चीज थी जो हमको फाइंड आउट करना थी. इसको फाइंड करने के लिए हमने एफ ऑफ ए प्लस एच और एफ ऑफ ए दोनों की वैल्यूज यहां पे डाल दी. और उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी ये जो h है डिनोमिनेटर में, इसको मैंने साइड पे खिसका लिया. तो ये h साइड पे हो गया, ऊपर 1 आ गया. अब tan की वैल्यू अब सबको पता है. tan जो होता है, tan थीटा इज साइन थीटा ओवर कॉस थीटा. तो जहां जहां पर tan था वहां पर मैंने साइन ओवर कॉस और साइन ओवर कॉस कर लिया. उसके बाद ऑब्वियसली यहां पर एक एलसीएम लिया गया. एलसीएम लेने के बाद नाउ यू कैन सी यहां पर tan साइन का एक फॉर्मूला एक्सपेंड हुआ पड़ा है. देखिए साइन का एक बड़ा पॉपुलर फॉर्मूला है, मैं आपको यहां पर लिखकर समझा देता हूं. वो दैट इज साइन अल्फा प्लस बीटा. अगर साइन अल्फा प्लस बीटा हो तो वी कैन राइट इट साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा. दैट इज अ वेरी पॉपुलर फॉर्मूला. और अगर यहां पर माइनस होगा तो इधर भी दरमियान में माइनस आ जाएगा. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए यहां पर यही फॉर्मूला एक्सपेंड हुआ पड़ा था हमारे पास कि ये दिस इज साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा. ये फॉर्मूला खुला पड़ा है, तो खुला पड़ा है तो हम इसको पैक कर देंगे. पैक कैसे करेंगे? दरमियान में माइनस हो तो इधर भी माइनस आ जाएगा. साइन अल्फा माइनस बीटा. यहां पर आपका ये वाला जो एंगल है ये अल्फा का रोल प्ले कर रहे हैं, दूसरा एंगल जो है वो बीटा का रोल प्ले कर रहे हैं. तो ये किस फॉर्मूला के तहत एक्सपेंड किया हमने? इसको एक्सपेंड हुआ था, इसको पैक इस फॉर्मूला के तहत किया कि अगर आपके पास एक साइन अल्फा कॉस बीटा और कॉस अल्फा साइन बीटा हो तो हम इसको यूं पैक कर सकते हैं. ओके, तो ए से ए कैंसल्ड और जो चीज हमारे पास बाकी बच गई वो हमने लिखी एंड दैट वन इज आवर आंसर. सो ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब जो है हम अपनी जो कि एक्सरसाइज कंटिन्यू की हुई है 2.1, इसके 2 क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूं. नाउ लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 3. अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में वो आपसे क्या डिमांड कर रहा है. वो कहते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग, द एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर. सिमिलरली ये 3 चीजें, 3 पार्ट्स इसके हैं जिसके अंदर हमने एक वेरिएबल को दूसरे के फंक्शन के तौर पर रिप्रेजेंट करना है यहां पे. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, बुक को जरा साइड पे रख देते हैं और अब जो है हम अपना काम स्टार्ट करते हैं. देखिए जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जिसके हमने पार्ट नंबर ए के ऊपर इसकी मैंने स्टेटमेंट लिख ली है. अब देखिए पार्ट नंबर ए में क्या है, आप अपनी बुक पे देख सकते हैं कि पार्ट नंबर ए में क्या कहा गया था कि ये कोई भी स्क्वायर है. अब देखिए यहां पर मैं एक स्क्वायर बना लेता हूं. ये आपके पास एक स्क्वायर है. वो कहता है कि ये जो स्क्वायर का एरिया है, अब स्क्वायर फॉर एग्जांपल अगर एक साइड इसकी x है तो डेफिनेटली इसकी दूसरी साइड भी क्या होगी? x होगी. तो इसका अगर हमको एरिया निकालना हो तो इसका एरिया इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट. मैं आपको रफ पे थोड़ा सा समझा देता हूं कि अगर आपके पास कोई स्क्वायर हो और आपने उसका एरिया निकालना हो तो एरिया उसका किसके इक्वल आएगा? जाहिर है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ विच विल बी x स्क्वायर. तो ये आपके पास हो गया एरिया. सिमिलरली माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको दूसरी बात वो कह रहा है कि हमको क्या करना है कि हमको इस एरिया को एक्सप्रेस करना है एज अ फंक्शन ऑफ द पेरीमीटर. अब देखिए सबसे पहले एरिया और पेरीमीटर को समझना जरूरी है, उसके बाद ही हम इस क्वेश्चन को करेंगे. एरिया मैंने आपको समझा दिया. अब पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर को इस क्वेश्चन में पी से रिप्रेजेंट किया गया. पेरीमीटर क्या होता है? वेरी सिंपल. पेरीमीटर ये है कि कोई भी आपके पास शेप है, किसी भी तरह की है, किसी भी शक्ल की है, जैसी मर्जी है, आपको क्या करना है? पेरीमीटर निकालना है. तो आप उसकी सारी जितनी दीवारें हैं, जितनी उसकी साइड्स हैं, उन सारी साइड्स को अगर आप ऐड कर लें, सम कर लें, तो वो आपके पास पेरीमीटर होता है. अब आप सोचिए कि अगर आपके पास जो पिक्चर दी गई है वो एक स्क्वायर है, तो अगर एक साइड उसकी x है, दूसरी x है, तो तीसरी और चौथी भी डेफिनेटली क्या होंगी? सेम होंगी, x होंगी. तो इसका जो पेरीमीटर है दिस विल बी 4x. ये तो 2 बातें क्लियर हो गई. अब आप देखिए करना क्या है. वो कहता है अपने क्वेश्चन के अंदर कि आप एरिया को जो कि ए से रिप्रेजेंट किया गया है, इसको आप इक्वल साबित करो, यानी एक्सप्रेस करो, एरिया को एक्सप्रेस करो एज अ फंक्शन ऑफ द पेरीमीटर. एक बार याद रखिएगा कि पैरामीटर और पेरीमीटर दोनों डिफरेंट हैं. हम पेरीमीटर के ऊपर बात कर रहे हैं. पेरीमीटर को उर्दू में बोलते हैं इहाता. ठीक है, ये इहाता पेरीमीटर का हम जिक्र कर रहे हैं.
ओके, तो दैट इज द टारगेट दैट वी हैव टू अचीव। हमको एरिया को एज अ फंक्शन ऑफ पेरीमीटर रिप्रेजेंट करना है। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा माय डियर स्टूडेंट, स्टेप नंबर 1 पे मैं एरिया निकाल लूंगा जो कि है एक्स स्क्वायर। स्टेप नंबर 2 में मैं पेरीमीटर निकाल लूंगा चारों साइड्स को प्लस करके, विच इज द 4x। तो ये करने के बाद उसके बाद तीसरे स्टेप पे हम अपना टारगेट अचीव करेंगे कि एरिया को पेरीमीटर के फंक्शन की शक्ल में लिखना है। इसका मैं आपको ट्रिक सिखा देता हूं। अगर आपको एरिया को फंक्शन रिप्रेजेंट करने एज द पेरीमीटर, इसका ट्रिक ये है कि आपको ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर आप ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं और ए की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि ए की वैल्यू आ जाए इन टर्म ऑफ पी, तो समझ लीजिए आपने एरिया को पेरीमीटर के फंक्शन के तौर पे लिख दिया। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि आपको एरिया को फंक्शन ऑफ पेरीमीटर रिप्रेजेंट करने, तो आप एरिया को इन टर्म ऑफ पेरीमीटर रिप्रेजेंट कर लें, यानी कि आप ऐसा एरिया कैलकुलेट कर लें जिसके अंदर आपके पास इस एरिया के अंदर P इन्वॉल्व हो रहा हो। तो अगर एरिया में P इन्वॉल्व हो जाए तो इसका मतलब है आपने एरिया को पेरीमीटर के तौर पर यानी पेरीमीटर के फंक्शन के तौर पे लिख दिया। आइए जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स कैलकुलेट दैट। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स हैव अ लुक एट दिस। हमारे पास एरिया जो है वो किसके इक्वल आ गया, एक्स स्क्वायर। कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। नाउ पेरीमीटर जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, 4x। कॉल इट इक्वेशन नंबर 2 या मार्क इट इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ मैंने अभी आपको बताया कि आपको क्या करना है, एरिया को पेरीमीटर के फंक्शन के तौर पर रिप्रेजेंट करना है। तो आप एरिया को एरिया के अंदर P ले आओ। इस टाइम आपके एरिया के अंदर क्या है, x है। आप यहां पर P ले आओ। तो P कैसे आएगा, यहां पर x की वैल्यू डाल दो इस जगह पर। कहां से निकालेंगे, P वाली इक्वेशन से, क्योंकि आपने एरिया को P की शक्ल में लिखना है। तो इक्वेशन 2 इंप्लाइज दैट x की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा P बाय 4। नाउ पुट इन 1 में पुट कर दें आप, तो एरिया क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या है, P बाय 4। ऊपर क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है। हैव अ लुक, यहां पर देखिए a इज इक्वल टू x के ऊपर स्क्वायर चल रहा है और आपने x की वैल्यू P बाय 4 पुट की है। तो a किसके इक्वल आ गया, माय डियर स्टूडेंट, इट बिकम P स्क्वायर बाय 16। तो अब आप देख सकते हैं कि एरिया जो है वो P की शक्ल के अंदर आ गया है। अच्छा, अब सवाल यहां पर ये जनरेट होगा, देखिए मेरा हमेशा टारगेट ये होगा आपको वैल्यूएबल मैथमेटिक्स सिखाना। देखिए मेरे बारे में मशहूर है कि मैं पढ़ाता नहीं हूं, मैं मैथमेटिक्स को सिखाता हूं। अब देखिए ये कैसे पता चल रहा है कि एरिया जो है वो पेरीमीटर का फंक्शन है। देखिए ऐसे पता चल रहा है कि ऊपर क्या चीज है, थोड़ा सा मैं लाइट पेंसिल लेके आपको एक्सप्लेन कर दूं। ऊपर क्या है, स्क्वायर है। अब स्क्वायर जो होता है ये हमारे पास एक इनपुट और आउटपुट मशीन है। आपको मैंने फंक्शन की डेफिनेशन समझाई थी ना कि ये एक ऐसी चीज है जो अपने अंदर इनपुट लेता है और आउटपुट दे देता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो स्क्वायर है, यहां पर जो स्क्वायर है वो इन लेगा और आउटपुट देगा। तो इसका मतलब है स्क्वायर इज अ फंक्शन। तो आपने एरिया को एक फंक्शन की शक्ल में रिप्रेजेंट किया है। और किसका फंक्शन है, अब स्क्वायर के नीचे देख लीजिए क्या है, पेरीमीटर। तो इसका मतलब है एरिया जो है वो पेरीमीटर का स्क्वायर मतलब फंक्शन है। सिमिलरली द पार्ट नंबर टू में पार्ट नंबर बी, वी हैव टू एक्सप्रेस द सर्कमफेरेंस सी। सर्कमफेरेंस मुहित, दायरे की गुलाई। ये जो गुलाई होती है, इस गुलाई को नाप लें, सर्कल की गुलाई को, तो ये सर्कमफेरेंस देता है। We have to express the circumference of a circle as a function of its area. ओके, तो इसका मतलब है दो वेरिएबल्स हैं, एक सर्कमफेरेंस, एक एरिया। हमको क्या करना है, हमको सर्कमफेरेंस को रिप्रेजेंट करना है एज अ फंक्शन ऑफ एरिया। तो हम कैसे करेंगे, हम सर्कमफेरेंस की भी वैल्यू निकाल लेंगे, एरिया की भी वैल्यू निकाल लेंगे और सी को किसकी शक्ल में रिप्रेजेंट कर देंगे, ए की शक्ल में। तो देखिए सर्कमफेरेंस क्या होता है, वेरी सिंपल, 2 पाई r एंड एरिया इज पाई आर स्क्वायर। क्योंकि हम सर्कल की बात कर रहे हैं तो इसीलिए पाई आर स्क्वायर। तो अब हमने सी को रिप्रेजेंट करना है ना, तो सी के अंदर इस टाइम कौन सा वेरिएबल है जो चल रहा है, 2 और पाई कांस्टेंट है, R इज द वेरिएबल। तो R की वैल्यू आप A से निकाल के ले आइए। तो A से इक्वेशन 2 से हमने R की वैल्यू निकाली और इस R की वैल्यू को हमने पुट कर दिया इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास C की वैल्यू आ गई और C की वैल्यू देखिए किसकी शक्ल में आ रही है,
एरिया की शक्ल में आ रही है। और ये फंक्शन कैसे है, क्योंकि स्क्वायर रूट इज अ फंक्शन, इसमें हम कुछ डालते हैं ये हमको दे देते हैं। जैसे ये एक फंक्शन है, जैसे हमने ये स्क्वायर रूट एक फंक्शन है, जैसे हमने इसके अंदर 25 डाला तो ये हमको 5 बना के दे देगा। अब यहाँ पे सोचेंगे कि प्लस माइनस क्यों नहीं आया, वो मैं आपको फिर बाद में बताता हूँ, आएगा। हैव अ लुक। Now, the part number C. The part number C is we have to express the surface area as, अब देखिए वेरिएबल कौन सा है, S किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम V। हमने S को रिप्रेजेंट करने एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, तो S भी निकाल लें, V भी निकाल लें, और S के अंदर ऐसी तब्दीली करें कि S जो है वो किसकी शक्ल में आ जाए, V की शक्ल में आ जाए। सो S सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। देखिए क्यूब थोड़ा सा चलें आपको बता देता हूं इस बारे में। ये है जी हमारे पास क्यूब। ओके, दैट्स इट। अब देखिए क्यूब हर साइड से इक्वल लंबाई का होता है। अब मैं अगर इस फेस की बात करूं, इस साइड की 6 साइड्स होती हैं क्यूब्स की, 4 साइडें, एक नीचे वाली बेस और एक उसके ऊपर वाली छत। ये जो है वो हमारे पास 6 साइड्स बनती हैं। अब एक साइड फॉर एग्जांपल, एक साइड को जिक्र कर लेते हैं, यानी आप यूं समझ लें राइट साइड का जिक्र कर रहे हैं। अगर एक एक्स है तो दूसरी भी एक्स होगी, तो इस साइड का एरिया हमारे पास कितना आएगा, दिस विल बी एक्स स्क्वायर। तो अगर ये एक एक्स स्क्वायर ये है, एक ये है, एक ऊपर वाली है, एक नीचे वाली है, एक आगे वाली और एक पीछे वाली है, तो 6 साइड्स हो गई, तो एरिया इज 6x स्क्वायर। और वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट विल बी x क्यूब। ये वॉल्यूम और ये सरफेस एरिया। ओके, हैव अ लुक। ये सरफेस एरिया और ये इसका वॉल्यूम। नाउ अब हमने यहां से क्या किया, वॉल्यूम से x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू यहां पर देखिए मैं बता दूं ये कैसे किया। ये क्यूब है, इस x की वैल्यू निकालने के लिए, क्यूब को खत्म करने के लिए दोनों तरफ पावर जो है वो 1/3 ली। इधर भी एक्सपोनेंट 1/3, इधर भी पावर 1/3, तो 1/3 से 1/3 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई v रेज़ टू पावर 1/3। नाउ पुटिंग इन 1 में क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमने s को रिप्रेजेंट करना है एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, तो s के पास वापस जाएंगे। s में जाके हमने वैल्यू पुट की, वॉल्यूम की वैल्यू क्यों पुट की, वॉल्यूम क्यों पुट किया इसके अंदर, क्योंकि s को v की शक्ल में रिप्रेजेंट करना था। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द एक्सरसाइज 2.1। सबसे पहले बुक पर चलते हैं, और बुक पर आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, दिस इज अबाउट द डोमेन एंड द रेंज ऑफ अ फंक्शन जिसका नाम है g। डोमेन और रेंज हमको कैलकुलेट करनी है फंक्शन g की। ये 1 2 3 4 और 5 पार्ट्स हैं अपने अंदर। ये एक पूरा टॉपिक है और अच्छा खासा हैवी ड्यूटी टॉपिक इसको माना जाता है, और बहुत सारे लोगों को इसमें बहुत सारे मसाइल होते हैं। लेकिन इंशाल्लाह आज के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, आप लोगों के डोमेन और रेंज से रिलेटेड जो मसाइल हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन द टॉपिक। ये आपके लिए मैंने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके रखा हुआ है, और मैं आपको सबसे पहले अलग से समझाऊंगा, उसके बाद जो है फिर हम डोमेन और रेंज कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि हमारे पास डोमेन, मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर ये समझाया था कि डोमेन जो है वो क्या चीज होती है। वेरी सिंपल, जब भी कोई हमारे पास फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर जो चीज हम डाल सकते हैं, इन कर सकते हैं, वो उसकी डोमेन होती है। और इसके बदले में जब हमने इन किया, उसके बदले में जो फंक्शन ने हमें आउट करके दिया, दिस आउटपुट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द फंक्शन। ये है जी डोमेन और रेंज का बुनियादी कॉन्सेप्ट जो आप सबको क्लियर होना जरूरी है। अब हमारे पास जो सबसे पहले फंक्शन है उसका नाम g है, और उसकी डेफिनेशन है 5 - x। अब आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, इट्स अ लीनियर फंक्शन। लीनियर मतलब इसकी पावर जो है वो 1 है। इट्स अ लीनियर फंक्शन। वैसे तो लीनियर फंक्शन को देखते साथ ही डोमेन और रेंज का अंदाजा हो जाता है, लेकिन मैं आपको फिर भी इसके बारे में डिटेल से समझाना चाहता हूं। एक और चीज मैं आपको यहां पर बताऊं कि हमारे पास यहां पे देखिएगा, लेट मी चेंज द कलर फॉर यू ऑल, हैव अ लुक एट दिस थिंग। इसमें ये जो चीज है, दिस वन, ये जो x की वैल्यू है, अगर आप किसी तरह ऑल एक्सेस, जितने भी x हैं, इन सब की वैल्यू निकाल लें, तो असल में आपने क्या निकाल ली, डोमेन निकाल ली। क्योंकि ये जितने भी x निकलेंगे उनका सेट बना लोगे तो वो आपके पास क्या बन गया, डोमेन। तो जब भी हमारे पास फंक्शन लिखा होता है, फॉर एग्जांपल f(x), h(x), g(x), जो भी लिखा हुआ हो, इसमें ये जो अंदर वाला वेरिएबल होते हैं, इसको मालूम कर लेने का मतलब है आपने डोमेन मालूम कर लिया। उसके बाद
जो ये वाली चीज है कंप्लीट, जैसे एफ ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, ये चीजें कैलकुलेट कर लेने का मतलब होता है आपने रेंज कैलकुलेट कर ली है। तो ये तो डोमेन और रेंज के बारे में सबसे बुनियादी चीज जो आप सबको पता होनी चाहिए, एक तो उसकी डेफिनेशन, और दूसरे नंबर पे जब भी हमारे पास जैसे कि यहां पर फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, तो आप अगर ये जो एक्स की कीमत निकाल लेते हो तो इसका मतलब ये है कि आपने डोमेन निकाल ली है, और कंप्लीट एफ ऑफ एक्स यानी 5 माइनस एक्स इसकी वैल्यू निकाल ली, तो समझ लें आपने रेंज कैलकुलेट कर ली। तो चलिए अब मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जाता ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं, स्टेप बाय स्टेप जो है आपको सारी चीजें समझ आती चली जाएंगी। नाउ लेट्स मूव। अब आप देखिए डोमेन निकालनी है तो इसका मतलब है ये एक्स निकालना है। अब हम ये देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि अगर फॉर एग्जांपल ये कोई मशीन है, यहां पे आपने इन किया और यहां से आपको आउट मिला। अब डियर स्टूडेंट्स इस चीज को जरा आप गौर से देखिए कि क्या किसी भी मशीन के अंदर सब कुछ डाला जा सकता है? नो, नॉट एट ऑल। मैंने आपको समझाया था जैसे दाने पीसने वाली यानी ग्रेन्स पीसने वाली जो चक्की है, उसकी जो इनपुट है, उसकी इनपुट पे आप सिर्फ और सिर्फ ग्रेन्स डाल सकते हैं, दाने डाल सकते हैं। तो इसी तरह अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आपकी ये डिमांड हो कि आपने दाने डालने की बजाय अगर आप फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपने चारा बनाना है, तो चारा बनाने के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चक्की के अंदर घास डाल दूं, तो घास डाल के ये कुतर के उसको चारा बना के दे देगी, तो दिस इज इम्पॉसिबल। इसका मतलब है हर मशीन जो होती है उसकी अपनी ही एक इनपुट और आउटपुट होती है। ओके, ये आखिरी बात थी। अब हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आपको इस एक्स की वैल्यू चाहिए। तीन किस्म के नंबर्स हैं हमारे पास, नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, और नंबर जीरो भी हो सकता है। जीरो को अलग कैटेगरी में क्यों शुमार किया जाता है? क्योंकि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो इसीलिए अगर आप देखिए आप इस फंक्शन में क्या पॉजिटिव नंबर डाल सकते हैं? डाल के देख लीजिए क्या ये पॉजिटिव नंबर को एक्सेप्ट करते हैं। पॉजिटिव नंबर क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल 7, क्या आप इस नंबर में 7 डाल सकते हैं? इस फंक्शन में 7 डाल के देखिए, तो जहां जहां पे x है वहां पर 7 डाल दीजिए, तो f एट 7 आपके पास जवाब कितना आया? -2। इसका मतलब है जब आपने 7 इन किया है तो उसने जवाब दिया है, सो इसका मतलब है ये इस पॉजिटिव नंबर को एक्सेप्ट कर रहा है। सो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अलावा आप जो भी पॉजिटिव डालते चले जाओगे वो आपको अगर जवाब देता चला जा रहा है तो इसका मतलब है वो एक्सेप्ट कर रहा है। अब हम देख सकते हैं वेरी इजीली ये फंक्शन जो है ये पॉजिटिव, कोई भी आप इसमें पॉजिटिव नंबर डालोगे ये आपको जवाब देगा। सो इसका मतलब है हमारी जो डोमेन है उसमें पॉजिटिव नंबर शामिल हो गए। नाउ लेट्स चेक अबाउट द नेगेटिव नंबर्स। अब कोई भी नेगेटिव नंबर डाल दें, जैसे मैं इसमें -3 डालता हूं, तो 5 माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 8। सो नेगेटिव नंबर डालने के नतीजे में 8 आया। अगर मैं और भी नेगेटिव नंबर डालता हूं तो ये मुझे फिर भी जवाब देता रहता है, और आप चेक कर सकते हैं ये ऐसा ऑब्वियस फंक्शन है जो नेगेटिव नंबर्स पे भी हर नंबर पे आपको जवाब देगा। सो पॉजिटिव तो ये एक्सेप्ट कर ही रहा था, इसने नेगेटिव को भी एक्सेप्ट किया। नाउ लेट्स चेक द जीरो। अब आप इसमें जीरो डाल के देखिए क्या जीरो डालने से भी जवाब आता है? यस, 5 माइनस 0 द आंसर इज 5। सो इसका मतलब है इसने पॉजिटिव को भी एक्सेप्ट किया, नेगेटिव को भी एक्सेप्ट किया, जीरो को भी एक्सेप्ट किया। आइए नंबर लाइन बना के देखते हैं। हेयर इज नेगेटिव इंफिनिटी, हेयर इज पॉजिटिव इंफिनिटी, हेयर इज जीरो। यहां सारे पॉजिटिव हैं, यहां सारे नेगेटिव्स हैं। तो इसने क्या किया? इसने सारे पॉजिटिव्स को एक्सेप्ट किया, यानी ये जितने पॉजिटिव थे उनको एक्सेप्ट किया, जितने नेगेटिव थे उनको एक्सेप्ट किया, इस जीरो को भी एक्सेप्ट किया। तो इसका मतलब है ये पूरी रियल लाइन को एक्सेप्ट कर रहा है, यानी इस फंक्शन की जो डोमेन को डी से जाहिर किया जाता है, नीचे फंक्शन का नाम लिख लेते हैं। इसकी जो डोमेन है वो बेटा हमारे पास जो है वो हो गई -इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक। इसके साथ छोटी ब्रैकेट लगाते हैं, ये स्मॉल इंफिनिटी के साथ हमेशा छोटी ब्रैकेट इसलिए लगाते हैं क्योंकि रियल नंबर्स के अंदर इंफिनिटी शामिल नहीं होती, तो इसीलिए इस छोटी ब्रैकेट का मतलब होता है ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल ऐसा होता है, यहां पर आपको अलग से बताता हूं। 7,9 ये बड़ी ब्रैकेट में है, अगर मैं 7,9 के साथ स्मॉल ब्रैकेट लगा दूं, दिस इज कॉल्ड, ये बड़ी ब्रैकेट वाला स्क्वायर ब्रैकेट वाला, दिस इज कॉल्ड द क्लोज्ड इंटरवल। इसका मतलब है 7 से लेकर 9 तक सारे नंबर शामिल है, और खुद से 7 और 9 भी शामिल है। क्लोज्ड हो गया तो इसका मतलब है एंड पॉइंट भी शामिल है और दरमियान वाले तो हैं ही है। अब इसके ऊपर आइए, ये जो है ये 7 से लेकर और 9 तक सारे नंबर शामिल हैं, लेकिन ना 7 शामिल है ना 9। मतलब ओपन इंटरवल के अंदर एंड पॉइंट शामिल नहीं होते, दरमियान वाले सारे शामिल होते हैं।
क्लोज्ड इंटरवल के अंदर एंड वाले भी शामिल हैं और दरमियान वाले भी शामिल हैं। तो आ जाइए वापस, यहां पर -∞ टू इंफिनिटी इसकी डोमेन होगी। अब आप देखिए, तो अगर हम अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस चलते हैं तो यू कैन सी दैट, गिव मी 1 सेकेंड, नाउ यू कैन सी द पार्ट नंबर 1, फंक्शन का नेम है g, 5 minus x is the definition। अब देखिए क्लियरली g of x कैन एक्सेप्ट ऑल रियल वैल्यूज, जो मैंने आपको समझाया। सो इसकी डोमेन जो हो गई वो -∞ से इंफिनिटी। इसी को सारे रियल नंबर्स इसमें शामिल हो जाते हैं। इसको आप कैपिटल R भी लिख सकते हैं, जो कि रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, -∞ टू इंफिनिटी विच इज इक्वल टू द सेट ऑफ रियल नंबर। अब हम चलते हैं जी आउटपुट की जानिब। आउटपुट में बेटा मैंने आपको ये बताया था कि आउटपुट रेंज के बारे में मैंने आपको बताया था कि रेंज इज द आउटपुट। अब आप देखिए बेटा कि अगर ये हमारे पास जो फंक्शन था g ऑफ x, जिसकी डेफिनेशन है 5 माइनस x, ये हमें दे क्या क्या रहा था। हमने जो ही इसके अंदर डाला था, फॉर एग्जांपल 3 डाल दें, जो ही मैंने इसके अंदर 3 डाला तो इसने हमें क्या दे दिया, ये अब आउटपुट आ रही है। इसने हमें क्या दे दिया 2, यानी आउटपुट पे क्या दे दिया, पॉजिटिव नंबर। अच्छा, जैसे ही मैं यहां पर डालता हूं 5, तो जो ही मैं 5 डालता हूं 5 माइनस 5 इज 0, तो इसने आउटपुट पे हमें क्या दे दिया, 0। इसी तरह अगर मैं इसके अंदर डाल देता हूं फॉर एग्जांपल 7, तो ये 5 माइनस 7 इज -2, तो ये अब हमें इसने क्या दे दिया, नेगेटिव नंबर। तो इसी तरह हम चेक करते चले जाएं तो ये हमें पॉजिटिव भी दे रहा है आउटपुट पे, नेगेटिव भी दे रहा है, 0 भी दे रहा है। तो मैं नंबर लाइन बना लूं, हेयर इज 0, हेयर आर ऑल पॉजिटिव, हेयर आर ऑल नेगेटिव्स। तो इसने हमें आउटपुट पे पॉजिटिव भी दिया, नेगेटिव भी दिया, 0 भी दिया। इसका मतलब है -∞ से इंफिनिटी तक सब कुछ दिया, विच इज इक्वल टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। सो आइए जी, अब इसकी रेंज के ऊपर आपको लेके चलता हूं। लुक, g of x gives all the real values by taking from -∞ to infinity। तो इसकी जो रेंज होगी बेटा वो क्या हो गई, -∞ से इंफिनिटी। देखिए मैं एक थोड़ी सी आपको एक बात बता दूं, जब मैं इस तरह का R लिखता हूं तो दिस इज रेंज, और जब मैं यूं करके लिखता हूं स्टाइलिश R, तो ये हमारे पास जो है दिस इज कॉल्ड द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, और सिंपल वाला कैपिटल R जो है ये मेरे पास रेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इस पूरी वीडियो के अंदर आप जहां जहां पर सिंपल वाला R देखेंगे, वो सिंपल वाला कैपिटल वो रेंज को रिप्रेजेंट करेगा, और स्टाइलिश R जो है वो रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो आई होप आपको ये डोमेन और रेंज के जो बेसिक्स हैं वो सारे के सारे यहां पे समझ आए होंगे। नाउ इट इज द टर्न फॉर द पार्ट नंबर 2। तो चलिए पार्ट नंबर 2 में अब देखिए, मुझे इस बुक में सबसे जो अच्छी बात लगी वो ये लगी कि अब उसने डोमेन और रेंज में जो आपको 5 पार्ट्स दिए, पांचों के पांचों डिफरेंट कैटेगरीज के फंक्शंस हैं, जिसकी वजह से आपको अलग अलग हर कैटेगरी जो है वो समझ आएगी। अब ये देखिए, ये एक लीनियर फंक्शन था। नेक्स्ट जो है हमारे पास एक रेडिकल फंक्शन है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां पर एक हमने बात डिस्कस की थी, दोबारा मैं यहां पर आपका फोकस चाहता हूं। मैंने आपसे कहा था कि डोमेन, कोई भी मशीन जो है वो सब कुछ एक्सेप्ट नहीं करती, जबकि अब ये हमारे पास जो फंक्शन है रेडिकल फंक्शन, इसकी एक लिमिटेशन है। ये कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करता कि हमारे पास जो रेडिकल है, आप कैलकुलेटर उठाइए, कैलकुलेटर पे आप रेडिकल निकाल के देखिए 25 का, तो आपको जवाब मिलेगा 5। लेकिन अगर आप रेडिकल निकालते हैं -25 का, तो वो आपको लिख के देगा मैथ एरर, बिकॉज हम रियल नंबर्स पे काम कर रहे हैं। तो रियल नंबर्स के अंदर स्क्वायर रूट किसी भी नेगेटिव नंबर का एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो दैट इज वाई वो आपको मैथ एरर देता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा रेडिकल फंक्शन है वो नेगेटिव नंबर को एक्सेप्ट नहीं करता। सो होना क्या चाहिए कि ये जो अंदर वाला जिसको हम बोलते हैं रेडिकैंड को जो भी यहां पे होगा, या तो वो ग्रेटर देन 0 हो या वो इक्वल टू 0 हो, यानी कि मिनिमम वो क्या एक्सेप्ट कर सकता है, 0 से कम वाला यानी नेगेटिव को एक्सेप्ट नहीं करता। सो इसका मतलब ये हो गया डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये जो रेडिकैंड है x+2 फॉर अ रेडिकल फंक्शन, द रेडिकैंड मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, which implies that x is greater or equal to -2। अब देखिए, मैंने अभी आपको लेक्चर के अंदर समझाया कि हमारे पास जो डोमेन है वो असल में ये x की कीमत अगर आपने निकाल ली तो वो आपकी क्या होगी, डोमेन। सो नाउ लुक, आपने x की कीमत निकाल ली विच इज ग्रेटर और इक्वल टू -2। इसका मतलब ये हो गया डियर स्टूडेंट्स कि -2
के इक्वल और -2 से ग्रेटर, यानी -2 से लेकर आगे तक, यानी कि -2 से लेकर अप टू इंफिनिटी, ये आपके आगे तक कहां तक जाएंगे, जाहिर है पॉजिटिव इंफिनिटी वाली साइड पे। अब आप देखिए इंफिनिटी के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि ये इसको कभी भी शामिल नहीं करते, इसीलिए यहां पर स्मॉल ब्रैकेट लगाई है। बट -2 के साथ मैंने कैपिटल ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि बड़ी ब्रैकेट लगाई है और -2 को शामिल किया है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं -2 के साथ क्या लगा हुआ है, इक्वल, सो दैट इज वाई -2 शामिल है। सो ये हमारे पास क्या हो गई, इसकी डोमेन -2 से लेकर इंफिनिटी तक। आइए जी, अब हम चलते हैं कि हमारे पास रेंज इसकी क्या होगी, यानी स्क्वायर रूट हमें आउटपुट पे क्या देता है। जब भी हम रेडिकल लेते हैं या स्क्वायर रूट लेते हैं, वो हमें आउटपुट पे क्या देता है। हैव अ लुक। जैसे ही हमने 25 का स्क्वायर रूट लिया, आंसर क्या आ गया, 5। जो ही हमने स्क्वायर रूट लिया जी आपके पास 0 का, तो जो आपके आ गया 0। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे पास रेडिकल फंक्शन है यानी स्क्वायर रूट है, यहां पर मैंने थोड़ा सा एलैबोरेट किया है कि अगर हम x की वैल्यू -2 ले लें, -2 क्योंकि देखें कहां से शुरू कर रहे हैं, -2 से। अगर मैं -2 पुट करिए, -2 + 2 विल बी 0, स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0, तो हमारे पास g ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई, 0। एंड ऑल्सो स्क्वायर रूट नेवर गिव्स नेगेटिव आउटपुट, स्क्वायर रूट आपको पॉजिटिव ही देगा, नेगेटिव नहीं देगा। सो इसका मतलब है कि आपके पास जवाब मिनिमम क्या आ रहा है, या 0 आ रहा है या आपके पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, या 0 या पॉजिटिव। तो मतलब मिनिमम हम कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से। तो 0 से लेकर इंफिनिटी, और इंफिनिटी को कभी शामिल नहीं किया जाता। 0 को क्यों शामिल है, क्योंकि 0 हमारे पास आया है। सो दैट इज वाई इसका जो रेंज है वो आपके पास 0 से लेकर इंफिनिटी तक आएगी। Okay, my dear students, now it's turn for the part number 3. अब part number 3 एक अलग कैटेगरी का फंक्शन है, दो अलग अलग पीसेस के अंदर है। That is why it is called the piecewise function. अब देखिए ये पहला पीस इसका कब काम करेगा एक्सक्यूज मी, पहला पीस इसका कब काम करेगा, जब आपका x जो है वो लेस और इक्वल टू -2, यानी -2 और उससे पीछे वाली वैल्यूज के लिए 6x + 7। देखिए ना, मैं आपको यहां पे बता दूं, ये रहा आपका 0, ये -1, ये -2। तो वो -2 से पीछे तमाम वैल्यूज के लिए जो फंक्शन की डेफिनेशन है, दिस इज 6x + 7। और सिमिलरली दूसरी आप खुद ही समझ जाएंगे, ये पहले पोर्शन कब काम कर सकेगा, जब आपकी वैल्यू -2 या -2 से लेस होगी x की वैल्यू। और ये वाला पोर्शन आपका कब काम करेगा, 4 - 3x, जब आपकी x की वैल्यू ग्रेटर होगी -2, यानी -2 के इक्वल नहीं, -2 से आगे वाली वैल्यूज के लिए ये वाला पोर्शन इसका काम करेगा। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि डोमेन का मतलब क्या होता है, x की कीमत निकालना। लकीली डियर स्टूडेंट्स, उसने आपको यहां पर x की वैल्यूज पहले से दी हुई हैं कि x की वैल्यू -2 से पीछे और x की वैल्यू -2 से आगे। इसका मतलब क्या हो गया, -2 अगर मैं यहां पे बना दूं, here is -2, तो एक उसने पोर्शन आपको दे दिया -2 से पीछे, एक दे दिया -2 से आगे। तो आप खुद इतने समझदार हैं कि देख सकते हैं कि -∞ से इंफिनिटी आपको सब कुछ मिल गया। तो क्या कह रहे हैं जी, डोमेन ऑफ g ऑफ x इज द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x, इट इज गिवन दैट, चूंकि हमें ये गिवन है कि x लेसर इक्वल टू -2 एंड x ग्रेटर देन -2 है, जिसका मतलब है सारा कुछ शामिल हो गया, यानी -∞ से लेकर इंफिनिटी तक सारा कुछ इसके अंदर आ गया। आइए जी, अब हम बात करते हैं इसकी रेंज के ऊपर। असल आर्ट इसकी रेंज कैलकुलेट करना ही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, g ऑफ x इज अ पीस वाइज फंक्शन, वी विल फाइंड द रेंज ऑफ ईच पीस, देन द रेंज ऑफ g ऑफ x, यानी पूरे फंक्शन की जो रेंज होगी वो क्या होगी, यूनियन होगी बोथ पीसेस का। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया दिस इज अ पीस वाइज फंक्शन, तो मैं इस पीस की रेंज अलग से निकालूंगा, इस पीस की रेंज जो है मैं अलग से निकालूंगा, इसकी रेंज और इसकी रेंज, फिर दोनों रेंजेस का यूनियन ले लूंगा, तो वो हमारे पास पूरे फंक्शन की रेंज बन जाएगी। यही मैंने इलैबोरेट किया हुआ है। आइए जी, अब मैं आपको इसके कंप्लीट सॉल्यूशन जो है उसकी जानिब लेकर चलता हूं। तो वहां पर जो है वो आप ये देखिए, रेंज ऑफ जी कंटिन्यूड, ये उसका रिमेनिंग पोर्शन है हमारे पास। नाउ हैव अ लुक, आप देख सकते हैं पहले पोर्शन जो है G1, अच्छा एक बात बता दूं, चूंकि मैंने ये जो फंक्शन g है इसको दो टुकड़ों में बांट लिया है, तो पहला जो फंक्शन
पीस है इसका नाम मैंने G1 रख दिया, दूसरे का नाम मैंने G2 रख दिया है। आइए जी, सबसे पहले G1 की रेंज निकालते हैं। अब आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि G1 इज अ लीनियर फंक्शन। अब ये कब काम करेगा? जब x जो है या -2 होगा या -2 से छोटा होगा। चलें जी, सबसे इसकी वैल्यू कहां से शुरू हो रही है? -2 से। रेंज निकाल रहे हैं, आउटपुट निकाल रहे हैं। अगर मैं x की जगह -2 डाल दूं, अब आप सोचेंगे -2 ही क्यों? क्योंकि शुरू -2 से हो रहे हैं। अगर मैं x की जगह -2 डाल दूं तो ये मेरे पास जो G1 है यानी ये वाला जो पीस है ये क्या आंसर देगा? -5। क्योंकि आप देखिए x की जगह -2 डालिए, इट विल बी -12। -12 में से 7 गया तो ये आपके पास क्या हो गया? -5। ये आपके पास आउटपुट आई। मैं इस पे सर्कल लगा रहा हूं, इसको अच्छे से याद रखिएगा। इस सर्कल को इरेज कर देते हैं ताकि आपका फोकस जो है वो यहां से हट जाए। ओके, नाउ लुक, अगर मैं अब देखिए x की वैल्यू क्या डाली? -2। अब आप सोचें कि -2 डाली है तो -1 डालनी चाहिए या -3 डालनी चाहिए? देखिए क्लियरली गिवन है कि x की वैल्यू लेस देन -2। -2 से लेस फिर क्या होता है? -3। आप रियल लाइन बना के देख लीजिएगा। अब जो ही -3 डाला तो आपके पास जो जवाब आया वो क्या आया? -11। यू कैन सी नाउ फोकस, -5 से आया -11, यानी आंसर बड़ा होने की बजाय आंसर मजीद छोटा हो गया। अच्छा, जो ही आपने -4 डाला, क्योंकि हमने पीछे वाली वैल्यूज डालनी है ना, तो -4 डाला, आंसर जो है वो और छोटा हो गया। इसका मतलब ये है कि पहले -5 आया, फिर -11 आया, फिर -17 आया, यानी इसके बाद आंसर और छोटा होता चला जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो रेंज है, जरा मैं आपको बता दूं, हियर इज फॉर एग्जांपल 0, तो पहले आया -5, फिर आया -11, फिर आया -17, यानी हम पीछे को चल पड़े हैं। तो इसका मतलब है पीछे को जब चल पड़े हैं तो हम कहां तक चले जाएंगे? -इंफिनिटी तक। तो -इंफिनिटी से लेकर कहां तक? -5 तक। तो ये आपके पास इट कैन बी सीन दैट g of x गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो जो रेंज है G1 की वो कहां से शुरू होगी? हमेशा इस साइड पे छोटा नंबर आता है, तो छोटा कौन सा हो गया? -इंफिनिटी। -इंफिनिटी तो कभी भी शामिल नहीं होता, से लेकर कहां तक जाने? -5 तक। अब देखिए -5 शामिल होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, क्योंकि हमें जवाब मिला है -5। सो यहां पर -5 इंक्लूड हो गया। तो ये जो बेटा हमारे पास रेंज आई है, ये हमारे पास हमारे पहले वाले इस वाले पीस की आई है। अब हमको सिमिलरली ऑन द सेम स्टेप्स अब हमें इसकी रेंज निकालनी है। देखिए जी, ये स्टेप बड़ा समझने वाला स्टेप है। लुक, G2 is the second piece for -3x and x is greater than -2। -2 से ग्रेटर। अब देखिए क्या -2 शामिल है? आपका आंसर होगा नो। अगर आपका आंसर है नो, इसका मतलब है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। -2 बिल्कुल भी इसके अंदर शामिल नहीं है। लेकिन अगर मैं इसमें -2 डाल दूं तो -2 डालने की वजह से इसका जो जवाब आया है वो क्या आया? 10। तो अगर -2 हम डाल नहीं सकते तो -2 की वजह से जो जवाब आया 10, वो 10 भी हमारी रेंज में शामिल नहीं होगा। क्योंकि जब -2 को हम, ये मैंने डाल के चेक किया, -2 को हम जब डाल ही नहीं सकते, तो जब डाल नहीं सकते तो जो इसका जवाब आना था, जैसा कि देखिए ना, मैंने अभी आपको बताया कि घास की आउटपुट क्या है? चारा। अगर घास डाल नहीं सकते तो हमें उसकी आउटपुट तो पता है ना, वो आउटपुट भी हमारे जवाब में शामिल नहीं होगी। सो हमने यही टेस्ट करना था कि -2 है ना, तो -2 पे हमें क्या मिला? 10, जो कि हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। यहां हमें -5 मिला क्योंकि हम -2 को डाल सकते थे। तो -2 को डाल सकते हैं तो इसकी आउटपुट भी हम शामिल करेंगे। जब हम यहां पर -2 को डाल नहीं सकते तो जो इसकी आउटपुट आई है वो आउटपुट तो आई है, लेकिन हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। सिमिलरली हमने डालना है जी ग्रेटर देन -2, -2 से बड़े। तो -2 से बड़ा क्या होगा? -1, 0, 1, 2, 3, इसी तरह। अब -1 डाला तो 7 आया। तो देखिए पहले 10 फिर 7, यानी जवाब डिक्रीज हुआ। उसके बाद जब हमने और आगे वाला नंबर डाला, क्योंकि हमने डालने ग्रेटर देन -2, तो पहले हमने -2 डाला, फिर -1 डाल रहे हैं, अब 0 डाल देते हैं आगे वाले नंबर्स में। जो ही 0 डाला बेटे, आपके पास जवाब क्या आया? 4, यानी कि आंसर और छोटा हो गया। फिर 1 डालें, जो ही 1 डाला आंसर और छोटा हो गया। तो इसका मतलब है ये भी क्या होने जा रहा है? डिक्रीज होने जा रहा है। अब
इसका मतलब है हमें इसकी आउटपुट का पता चल गया। कहां से शुरू हुआ, -10 से लेकर पहले 10 आया, फिर क्या आया 7, फिर क्या आया 4, फिर क्या आया 1। इसका मतलब है जवाब कम होता जा रहा है। तो ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे, -इंफिनिटी। तो अब हमारी रेंज क्या है, -इंफिनिटी से 10 तक। अब -इंफिनिटी तो कभी भी नहीं शामिल होती, 10 के ऊपर बात आ गई कि 10 शामिल करेंगे या नहीं करेंगे। तो बेटा मैंने आपको अभी तो बताया कि जब -2 डाल नहीं सकते तो 10 शामिल भी नहीं कर सकते। तो यहां से हमारी जो रेंज है वो क्या बनी बेटा, ये बनी -इंफिनिटी से 10, और 10 को हमने शामिल नहीं किया। अब जनाब पूरे फंक्शन की रेंज क्या होगी, पहले पोर्शन की रेंज यूनियन दूसरे पोर्शन यानी दूसरे पीस की रेंज। अब इसको यूनियन लेके ये मैंने कैसे लिखा, लेट मी एक्सप्लेन दिस। यही स्टेप समझने वाला बेटा, इसको जरा अच्छे तरीके से समझिए। मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे से इसकी समझ आए। देखिए इसको मैं साइड पे कर रहा हूं, फोकस में आ जाइए। अब हमारे पास ये जनाब मैं रियल लाइन बना लेता हूं। हेयर इज -इंफिनिटी, हेयर इज इंफिनिटी। पहला पोर्शन कहां था, -इंफिनिटी से लेकर, फॉर एग्जाम्पल ये 0 है, ये समझ लीजिए ये -5 है। तो 0 से लेकर -5 तक ये हमारे पास पहला पोर्शन आया। दूसरे पोर्शन की रेंज कहां से कहां तक आई, -इंफिनिटी से लेकर 10 तक, और 10 शामिल नहीं है, यानी यहां से लेकर और ये वाला पोर्शन, ये हमारे पास G2 की और ये हमारे पास G1 की रेंज आई। अब बेटे कॉमन सेंस हमने यहां पे यूज करना है। देखिए हमको यूनियन लेने, तो यूनियन में हमेशा एक सेट छोटा हो एक बड़ा हो तो हमेशा बड़े वाला सेट उसके अंदर आ जाता है, यानी यूनियन में यूनाइट कर लिया जाता है, कंबाइन कर लिया जाता है। तो ये पहला पोर्शन है, देख लीजिए, और ये जो सारा है ये दूसरा पोर्शन है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहला पोर्शन भी और दूसरा पोर्शन भी, और पहला पोर्शन इसके अंदर ऑलरेडी जम है, यानी कि हमारे पास जो रेंज आएगी वो रेंज बेटा यहां से लेकर और यहां तक, ये सारा इसमें, क्योंकि इसमें पहला पोर्शन भी आ रहा है और इसमें दूसरा पोर्शन भी आ रहा है। तो इसका मतलब है हमारी जो रेंज होगी वो बड़े वाला सेट आ जाएगी, -इंफिनिटी से लेकर 10, और 10 इसके अंदर शामिल नहीं है। दैट इज इट। तो ये अपने तौर पे एक बहुत हैवी ड्यूटी क्वेश्चन था जो मैंने आपको समझाया बेटा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला पार्ट इसका अच्छे से समझ आया होगा। अब जो है हम इसके पार्ट नंबर 4 की जानिब चलते हैं। ओके जी, तो पार्ट नंबर 4 की अगर हम बात करें तो पार्ट नंबर 4 एक और कैटेगरी का फंक्शन है जिसको बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन, मॉड। तो मॉडुलस फंक्शन जो होता है बेटा, ये इसमें चाहे आप जैसे ये 5 का मॉड ले लो, चाहे -5 का मॉड ले लो, चाहे 0 का मॉड ले लो, ये हर सूरत में आपको जवाब देता है। सो इसका मतलब है कि द मॉडुलस फंक्शन एक्सेप्ट ऑल द रियल वैल्यूज। सो इसका जो आपके पास बेटे ये डोमेन आएगी वो सारे के सारे रियल नंबर, यानी -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक हर चीज आ जाएगी। अब इसकी रेंज की बात करते हैं। रेंज देखिए मैं आपको यहां पर करके दिखाता हूं। इसको मैं इरेज कर देता हूं जो मैंने टिक्स लगाए हुए हैं। देखिए बेटा, जब आप 5 का यानी किसी पॉजिटिव नंबर का मॉड लेते हैं तो आपके पास जवाब आ गया पॉजिटिव। जब आप किसी नेगेटिव नंबर का मॉड लेते हैं तो भी क्या आता है, पॉजिटिव। और जब आप 0 का मॉड लेते हैं तो भी जवाब क्या आता है, 0। अभी तो मैंने आपको बताया नंबर्स 3 किस्म के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। आउटपुट देखिए, आउटपुट पे आपको या तो पॉजिटिव मिल रहा है या 0 मिल रहा है। सो इसका मतलब है कि मिनिमम क्या मिलेगा, 0, और मैक्सिमम क्या मिलेगा, इंफिनिटी। तो इसका मतलब है एज द गिवन फंक्शन इज अ मॉडुलस फंक्शन, सो बाय डेफिनेशन इट कैन गिव 0 और पॉजिटिव, या 0 दे सकता है या पॉजिटिव। तो इसका मतलब है इसकी बेटा जो रेंज हुई हमारे पास वो 0 से लेकर, क्योंकि मिनिमम 0 है, 0 से लेकर सारे पॉजिटिव, यानी 0 से लेकर आगे तक आपको सारा कुछ मिल गया। सिमिलरली अब पार्ट नंबर 5 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 5 एक अलग कैटेगरी है विच इज अ रैशनल फ्रैक्शन। तो रैशनल फ्रैक्शन जो होती है बेटा, इसको डोमेन और रेंज निकालने के लिए आपको मैं बता दूं। देखिए मैं आपको सबसे पहले ये पेज पर इलैबोरेट करता हूं इसके बारे में। लुक, हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई भी फंक्शन है f, ये है 2 माइनस x ओवर x प्लस 5 है। बोलो अब ये वाला बेटे जो फंक्शन है इट्स अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को की डोमेन निकालने के लिए आप देखा करें उसके डिनोमिनेटर को, बटे के नीचे वाली चीज को, यानी कि बटे के नीचे वाली चीज को, डिनोमिनेटर को। आप ये देखें कि क्या पुट करने से
डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। यहां पर क्लियर है, -5 अगर पुट करें x की जगह -5, तो -5 और +5 क्या हो जाएगा 0, और इसी 0 से ही हमने बचना है, क्योंकि बटे के नीचे 0 आ गया तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। यानी कि अगर आप इसको चेक करना चाहते हो कि अनडिफाइंड क्या है, तो आप कैलकुलेटर खोलो, 5 डिवाइडेड बाय 0 करके जो ही आप इक्वल दबाओगे तो आपको वो कह देगा मैथ एरर, यानी कि बटे के नीचे 0 इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो रूल सेट कर रहा हूं, जैसे मैंने रूल सेट किया था ना रेडिकल के लिए कि ये जो रेडिकेंड है इट मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो यहां पर रूल सेट कर रहा हूं कि आपके पास जब भी फ्रैक्शन आ जाए तो आपके पास ये जो चीज है x+5, इसको 0 नहीं होना चाहिए, यानी x+5 नॉट इक्वल टू 0, यानी x 5 को उधर ले जाओ, नॉट इक्वल टू -5। इसका मतलब है, डोमेन का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू निकालना। इसका मतलब यह हो गया कि कुछ भी हो जाए डोमेन में 5 शामिल नहीं है, बाकी सब कुछ शामिल है, 5 शामिल नहीं है, तो इसकी डोमेन क्या हुई, सेट ऑफ रियल नंबर में से निकाल दो। -5 रोला डाल रहे हैं ना, -5 को यहां से माइनस कर दो, तो ये -5 आपने निकाल दिया। अब आप सोचेंगे कि सर जी यहां पर तो -5 था, ये ब्रैकेट मैंने क्यों लगा दी? भाई वेरी सिंपल, ये आपको कोई नहीं बताएगा, लेट मी टेल यू। -5 को हमने सेट क्यों बना लिया, हालांकि -5 तो एक नंबर था, बिकॉज सेट में से सेट ही माइनस हो सकता है। अब देखें, आप x में से 2y को माइनस कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सेम कैटेगरीज की चीजें जो हैं वो प्लस या माइनस हो सकती हैं। सिमिलरली बेटे r इज अ सेट, तो आप कैसे पॉसिबल है कि r में से माइनस कर दो 5 को या किसी नंबर को, तो सेट में से नंबर माइनस हो ही नहीं सकता। जैसे वेक्टर और स्केलर आपस में प्लस और माइनस नहीं हो सकते, ऐसे ही सेट में से माइनस करना है तो सेट ही माइनस होगा। तभी मैंने क्या किया, तभी मैंने r में से माइनस करना था -5 को, ये सेट है, ये नंबर है, तो नंबर को मैंने क्या बना लिया, एक सिंगलटन सेट बना लिया, ताकि सेट में से सेट को माइनस किया जा सके। बस अब मुझे बिल्कुल भी इस पे खपने की जरूरत नहीं है, आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। हैव अ लुक। The given function is a rational fraction and it becomes undefined when we take x is equal to 0। देखो, जब यहां पर x की वैल्यू में x की जगह 3 डालूंगा तो 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब है 3 ही एक ऐसा नंबर है जो हमारी फ्रैक्शन को खराब कर रहे हैं। सो टू फाइंड डोमेन ऑफ g वी एक्सक्लूड 3 फ्रॉम डोमेन, हेंस एक्सक्लूड का मतलब है निकाल देंगे, तो रियल नंबर में से माइनस कर दिया हमने सिंगलटन 3 को। अब देखिए यहां पर इसको लिखने का दूसरा स्टाइल भी है कि आप ये ओब्लिक यानी कि फॉरवर्ड स्लैश लगा के भी ये माइनस की जगह ये वाली अलामत भी लगाई जा सकती है। नाउ बेटा अब जो है हम इसकी रेंज कैलकुलेट करेंगे। इसकी रेंज को कैलकुलेट करने का भी यूनिक मेथड है, वो हमेशा वही अप्लाई होगा। इसको देख लीजिए, आपको क्या करना है रेंज निकालने के लिए। अच्छा, ये सिर्फ मेथड किसके लिए है, रैशनल फ्रैक्शन के लिए, कि जब भी आपको रैशनल फ्रैक्शन के साथ डील करना पड़े तो बेटा आपने क्या करना है, इस तरीके से रेंज निकालनी है। तो क्या है जी बेटा ये तरीका, सो सिंपल। आपने अपना फंक्शन लिखा, ये जो g ऑफ x है इसका नाम रख दिया आपने y। ये कहां से लिया, वो होता है ना y इज इक्वल टू f ऑफ x, ये वहीं से लिया। f की बजाय अब हमारा फंक्शन g है तो y इज इक्वल टू g ऑफ x। g ऑफ x की वैल्यू क्या पुट कर दी, y। अब देखिए आपने इसके ऊपर फोकस करें, बस एक ही रूल डिफाइन करूंगा वही अप्लाई होगा हर क्वेश्चन के ऊपर। आपने बेटा यहां पर ये इन टर्म ऑफ इस एक्सप्रेशन को, इसको बोलते हैं ये एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ y सॉल्व हुई है, इन टर्म ऑफ y, क्योंकि y को सेपरेट किया हुआ है, x को अलग किया हुआ है। आपने क्या करने, रेंज निकालने के लिए रैशनल फ्रैक्शन की, आपको क्या करने, ये जो इन टर्म ऑफ y है ना, आप इसको इन टर्म ऑफ x कर दो, यानी कि x एक तरफ कर लो, सारे y जो हैं वो दूसरी तरफ कर लो। अब बेटे जो ही आपने ये करने तो आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सारी सेटिंग की और x को एक तरफ कर लिया और बाकी सारे y जो हैं वो एक तरफ कर लिए। तो बेटे अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप x की वैल्यू निकाल लो तो आपने समझ लें क्या निकाल ली, डोमेन, और अगर आप y की वैल्यू निकाल लो तो समझ लें आपने क्या निकाल ली, रेंज। तो इसी तरह जो ही बेटे आपने x को सेपरेट किया और y को एक तरफ किया तो आप देख सकते हैं बेटा कि ये क्या बन गई है, ये दोबारा एक फ्रैक्शन बन गई है, लेकिन किस में, y में, और हमको y की ही तो वैल्यू चाहिए। अब देखिए ये फ्रैक्शन कहां पे खराब हो रही है, अगर आप y की वैल्यू डाल दो -1,
क्योंकि -1 + 1 बटे के नीचे 0 बन जाएगा। इसका मतलब है जैसे x की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, ऐसे y की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे बेटा, आप अपनी रेंज में से रियल नंबर यानी रेंज निकालने के लिए रियल नंबर्स में से कहां पर मसला आ रहा है, -1 पे, तो -1 को आप यहां से निकाल दोगे ताकि ताकि आपकी जो y की वैल्यू है, मतलब आप वो y ढूंढना चाह रहे हो जहां पे आपका मसला खराब हो रहा है। तो 3 की आउटपुट क्या बन रही है, 3 की आउटपुट बन रही थी -1, तो जब 3 निकाल दिया तो उसकी आउटपुट -1 को भी आपने बेटे यहां पे निकाल दिया। नाउ लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ द एक्सरसाइज 2.1। अब इसके अंदर बेटा हमारे पास जो है वो क्या है सिचुएशन के, एक फंक्शन डिफाइंड है, उस फंक्शन की डेफिनेशन हमें गिवन है, उसके साथ हमें कुछ और चीज भी गिवन है। और वो क्या है बेटा, हमें एक ये चीज गिवन है बेटे और एक ये चीज गिवन है। ये हमें सारा कुछ यहां तक गिवन डाटा है। इसमें क्या है कि एक फंक्शन है बेटा, उस फंक्शन के साथ हमें ये और ये क्या है, ये हमें कह रहा है कि फंक्शन की जो 2 पर वैल्यू है वो क्या है बेटे, -3, यानी फंक्शन में 2 डाला जाए तो आंसर क्या आएगा, -3। यहां पर क्या बता रहे हैं कि फंक्शन में -1 डाला जाएगा तो जवाब क्या आएगा, 0। तो ये दो हमें उसने अलग से वैल्यूज दी हैं। अब ये क्यों दी हैं, मैं आपको इसकी वजह भी बताऊंगा। हमको निकालनी है ए और बी की वैल्यू। आई एम गिविंग यू द चैलेंज। कोई आपको यह बात नहीं बताएगा कि ये 2 क्यों गिवन है, एक से भी तो गुजारा हो सकता था, 3 भी तो दे सकता था, 2 जगहों पर ही वैल्यू क्यों दी है। बिकॉज बेटे आपको 2 चीजों की वैल्यू चाहिए। जब 2 चीजें रिक्वायर्ड हो तो 2 ही इक्वेशंस होनी चाहिए। 2 अलग अलग इक्वेशंस होंगी, 2 अलग अलग कंडीशंस होंगी, तो ही आप जाके उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ओके बेटे, चलिए अब देखिए पहली वैल्यू कहां पे है, 2 पे, तो फंक्शन में जहां जहां पे x है वहां पर 2 रिप्लेस कर दिया। जो ही बेटे 2 रिप्लेस किया 1 के अंदर जाके, यानी इक्वेशन के अंदर, फंक्शन के अंदर, तो हमारे पास ये चीज आ गई। अब देखिए f(2) इज इक्वल टू -3, तो यहां पर -3 डाला बेटे और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। जैसा कि मैंने कहा कि हर कंडीशन हमें एक इक्वेशन देगी। अब दूसरी, फंक्शन में जहां जहां पे x है वहां पर -1 डाल दीजिए। जो ही -1 डाला तो ये आपके पास ये चीज आई और f(-1) की वैल्यू है बेटे 0, तो ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई। अब हमने इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, एक ऊपर एक को नीचे रख के कर लें या एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे में डाल दें। अब आप शेयर हैं, इट्स अप टू यू। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, क्लियर दिख रहा है, दोनों को प्लस कर लिया जाए तो b से b कैंसिल हो जाएगा। सो आई एड देम अप और हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई बेटे, यहां से 2। अब a की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में डाल दें, क्यों डालें, ताकि b की वैल्यू आ जाए, टू गेट b। तो ये आपके पास बेटे b की वैल्यू इज -2। नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 6। तो इसको भी मैंने इलेबोरेट कर दिया है स्टेटमेंट को सारा, ताकि आपको इजीली समझ आ सके। अब वो ये कहता है कि एक स्टोन है जो 60 मीटर की हाइट से फेंका गया है। ओके, तो यहां पर आपको एक फंक्शन दे रहा है जिसका नाम है h(x) और इसकी डेफिनेशन है 40 - 10x²। अब आप यहां पर देखिए कि ये h और x को भी डिफाइन किया हुआ है उसने क्वेश्चन के अंदर कि h इज रिप्रेजेंटिंग द हाइट ऑफ द स्टोन, वेयर एज x इज द टाइम इन सेकेंड्स। ये सेकेंड्स के अंदर उसने हमें टाइम, x यानी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और h जो है वो हमारे पास हाइट को, यानी कि यहां पर हाइट इज द फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, 2 पार्ट्स हैं इसके, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। पहले पार्ट में माय डियर स्टूडेंट्स हमको फाइंड द हाइट ऑफ द स्टोन, उसने क्या किया, मुख्तलिफ टाइम्स हमें दिए हुए। हैव अ लुक एट द बुक। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6, दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 6। उसने हमें ये फंक्शन की डेफिनेशन दी हुई है और डिफरेंट टाइम दिए हुए हैं, 1 सेकेंड, 1.5 सेकेंड, 1.7 सेकेंड। अब करना क्या है, 60 मीटर की हाइट से उसने बॉडी को ड्रॉप किया, स्टोन को ड्रॉप किया, तो कहते हैं जब 1 सेकंड गुजरे तो बॉडी की हाइट क्या होगी। जब 1.5 सेकंड गुजरे तो उसकी कितनी हाइट बच गई होगी, और जब 1.7 सेकंड टाइम हुए तब उसकी हाइट जो है वो कितनी बच गई होगी। डिफरेंट टाइमिंग्स पे हाइट्स कैलकुलेट करनी है। तो टाइम अगर आपको वो 1 सेकंड दे रहा है तो इसका मतलब है x इज रिप्रेजेंटिंग द टाइम, x इज इक्वल टू 1 सेकंड। तो h ऑफ x, h मतलब हाइट हमको कैलकुलेट करनी है। देखिए ये फंक्शन था, हमने x की वैल्यू 1 ले ली क्योंकि उसने हमें 1 सेकंड टाइम गिवन किया है, तो जवाब क्या आया 30। तो 30 मीटर इज द
हाइट यहां पर लिख दी है, द हाइट ऑफ द स्टोन एट 1 सेकेंड इज 30 मीटर, यानी कि 60 मीटर से शुरू हुआ था, जब 1 सेकेंड गुजरा तो वो आधा नीचे आ चुका था, यानी 30 मीटर उसकी हाइट अब बच चुकी थी। नाउ अब आ गया जी 1.5 सेकेंड। जब 1.5 सेकेंड हुआ, सेम यही चीज रिपीट करेंगे, ओरिजिनल फंक्शन के अंदर जाके x की जगह 1.5 रिप्लेस करेंगे, तो आपके पास अब उसकी हाइट कितनी, देखिए पहले जब शुरू हुआ तो 60 थी, बाद में कितनी बच गई, 1 सेकंड के बाद 30, तो 1.5 सेकंड्स के बाद 17.5 मीटर्स उसकी हाइट बच चुकी थी। ओके, सिमिलरली द पार्ट नंबर सी, पार्ट नंबर 1 का जो सब पार्ट है सी, उसमें 1.7 सेकंड गुजरने के बाद कितनी हाइट बच गई, तो वो 11.1 मीटर बच चुकी है। Okay, let's move on the part number 2. The part number 2 of this question is वो आपसे ये पूछ रहे हैं when does the stone strike the ground। अब इसकी स्टेटमेंट, मेरे उस्ताद मोहतरम कहा करते थे कि जिसको स्टेटमेंट समझ आ गई उसको 70% प्रॉब्लम समझ आ गया। अब देखिए मेरा टारगेट है आपको स्टेटमेंट समझाना। when does the stone strike the ground, कब, वो कह रहे हैं when does, कब, इसका मतलब है कि वो जो उसने कहा ना कब, तो मतलब टाइम का जिक्र कर रहा है, तो इसका मतलब है पहली बात तो हमें ये पता चल गई कि हमको पार्ट नंबर 2 में x फाइंड आउट करने, और दूसरी बात क्या कह रहे हैं, when does the stone strike the ground, कि जमीन पर आकर वो कब स्ट्राइक हुआ, कब, तो कब से पता चलता है कि हमने क्या निकालना है, टाइम, टाइम मतलब x। ओके, अब सोचिए कोई भी चीज है जो हमने ऊपर से नीचे फेंकी, जो ही वो स्ट्राइक हुई तो उस टाइम तो उसकी हाइट 0 हो जाएगी, तो इसका मतलब है हमने ये देखना है कि वो कब जमीन पर टच हुआ, जमीन पर आके स्ट्राइक हुआ, जो ही स्ट्राइक होगा उसकी हाइट 0 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में आपको स्ट्राइक करने का जो मतलब है वो ये बता रहा है कि हाइट को 0 पुट कर दो। तो हमने क्या किया, हमने अपने ओरिजिनल फंक्शन के अंदर इसके अंदर h ऑफ x को 0 पुट कर दिया। क्यों, क्योंकि उसने कहा है कि जब वो जमीन पर स्ट्राइक हुआ है, तो स्ट्राइक हुआ तो हाइट तो 0 हो गई, तो हमने यहां पे h ऑफ x को क्या किया, 0। जो ही 0 किया तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक इक्वेशन बच गई जो सिर्फ किसकी शक्ल में है, x की, तो इसका मतलब है हमें x यानी हमारा टाइम मिल जाएगा। तो सिंपली यहां पर मैंने 4 को उधर ले गया और ये हमारे पास माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। अब x किसके कुल आ गया, प्लस माइनस 2 के। ओके, बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट, ठीक है। अब देखिए व्हाट इज x, x इज द टाइम। टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, टाइम 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। सिमिलरली लेंथ जो है इट्स अ पॉजिटिव क्वांटिटी, एरिया, वॉल्यूम्स आर द पॉजिटिव क्वांटिटीज, ऑल्सो द टाइम इज द पॉजिटिव क्वांटिटी। सो इसका मतलब है आपके पास दो वैल्यूज हैं, आइदर पॉजिटिव 2 और नेगेटिव 2। तो इसका मतलब है एज टाइम जिसको x से रिप्रेजेंट किया गया कैन नेवर बी नेगेटिव। सो x की वैल्यू फिर हमें माइनस वाली को ओमिट कर रहे हैं, ओमिट मतलब छोड़ रहे हैं, क्योंकि टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव। सो हम वी आर टेकिंग द टाइम एज 2 सेकेंड। तो इसका मतलब है अगर इसको ऊपर से नीचे फेंका जाए तो जमीन पर स्ट्राइक करने में इसको 2 सेकेंड लगेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब जो है हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 7 में वो आपको एक लीनियर फंक्शन दे रहे हैं और कहता है कि इसकी डोमेन और रेंज निकालो और उसके बाद इसको 1 to 1 चेक करो और उसके बाद इसको ऑन टू चेक करो। अब मैं बेटा आपको सबसे पहले 1 to 1 और ऑन टू के बारे में समझाऊंगा, क्योंकि डोमेन और रेंज जो है वो हम पहले ही बहुत डिटेल में कर चुके हैं। तो 1 to 1 और ऑन टू फंक्शन क्या होता है ये अब जरा मैं आपको पहले इसका कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, उसके बाद जो है वो फिर मैं आपको इसके क्वेश्चन करवाऊंगा। तो अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट आता है, जो कि मुझे यकीन है कि नहीं आता, तो फिर आप जो है वो आता है तो ओके आप स्किप कर दें, लेकिन अगर नहीं आता तो दिस इज द टाइम आप इसको सीख लीजिए। सिर्फ एक पिक्चर बनाऊंगा और उसके बाद जिस तरह मैं कहता हूं कि मेला लूट लूंगा, एक ही पिक्चर के बाद जो है वो आपको 1 to 1 की समझ आ जाएगी। हैव अ लुक, हम एक फंक्शन है, फॉर एग्जांपल फंक्शन का नाम हम f रख देते हैं और इधर 1 2 3 एंड a b c d फॉर एग्जांपल। लुक, अब ये फंक्शन जो है ये आपके पास 1 to 1 है या नहीं है। लुक, अगर मैं 1 को जोड़ देता हूं a के साथ, 2 को जोड़ देता हूं मैं b के साथ और 3 को जोड़ देता हूं मैं b के साथ। अब ये फंक्शन तो है, क्योंकि मैंने कहा था पिक्चर देखे और ग्रेटर देन का साइन बन रहा हो तो ये आपके पास फंक्शन होता है। डोमेन के सारे एलिमेंट्स यूज हो जाएं और ग्रेटर देन का साइन बन रहा हो तो ये आपके पास फंक्शन है। ये फंक्शन तो है लेकिन ये आपके पास नॉट 1
टू वन, ये आपके पास 1 to 1 नहीं है क्योंकि नाम से शामिल है 1 to 1, एक एक से जुड़े। यहां पर ये जो दो हैं वो एक से जाके जुड़ गए हैं, इसकी वजह से ये फंक्शन जो है ये आपके पास 1 to 1 नहीं रहा। तो अगर आपने बेटा किसी भी फंक्शन को 1 to 1 साबित करना हो तो उसका टिप जो है वो मैं आपको लिख के दे देता हूं। आपने क्या करना है, डेफिनेशन के तहत आपने ये करना है कि ये दो इमेजेस f at x1 और f at x2 इन दोनों को इक्वल कर लो। ये इमेज बोलते हैं इसको, ठीक है। दो इमेज यानी कि आपने क्या करना है, अपने फंक्शन में जहां जहां पे x है वहां पे x1 पुट कर लें और जहां जहां पे x है वहां पर x2 पुट कर लें और दोनों को इक्वल रखें। ये सपोज करें, सपोज कि ये दो आपस में इक्वल हैं। उसके बाद आप इसको हल करते जाएं, सॉल्व करते जाएं, और अगर आपने साबित कर दिया कि x1 यानी कि इमेजेस को सेम रखें और प्री इमेज यानी कि ये सेम हो जाएं, तो समझ जाएं आपका जो फंक्शन है वो क्या है, 1 to 1। यानी कि आपने क्या करना है, f at x1 और f at x2 दोनों को इक्वल रखें, सॉल्व करते जाएं। अगर एंड पर ये अंदर वाली चीजें भी सेम हो जाएं तो इसका मतलब है फंक्शन आपके पास क्या है बेटा, 1 to 1। आई होप आपको 1 to 1 क्लियर हो जाना चाहिए, पिक्चर से कॉन्सेप्ट आ जाएगा और ये इसको जो मैंने बताया ये इसको 1 to 1 साबित करने का तरीका है। अब चलते हैं जी एक और हेल्दी कॉन्सेप्ट की जानिब, विच इज अबाउट द ऑन टू, कि फंक्शन ऑन टू कब होता है। लुक सो सिंपल, फिर से पिक्चर बनाएंगे। फॉर एग्जांपल 1 2 3, हियर इज ए बी सी डी, कुछ भी। 1 को मैंने बी के साथ जोड़ दिया, 2 को मैंने ए के साथ जोड़ दिया, 3 को मैंने सी के साथ जोड़ दिया। नाउ कैन यू सी, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये फंक्शन है? यस ये फंक्शन है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स जुड़ रहे हैं, सबके सब जो है सबके कनेक्शंस निकल रहे हैं, और दूसरे नंबर पर हर कोई यूनिक के साथ जाके जुड़ा है, सो इट्स अ फंक्शन। अब अगली बात, क्या ये 1 to 1 है कि एक एक के साथ जुड़ रहे हैं? यस एक एक के साथ जुड़ रहे हैं, ये 1 to 1 भी है। अब हमने ये चेक करने क्या ये ऑन टू है। अब ऑन टू का मतलब क्या है? ऑन टू के लिए आप हमेशा देखेंगे कोडोमेन को, बस दैट्स इट। देखिए फंक्शन के लिए हमेशा देखा जाता है डोमेन को, कि डोमेन का हर एलिमेंट यूज हुए, तो अगर कोडोमेन का भी हर एलिमेंट यूज हो जाए, जैसे ये भी यूज हो गया, ये भी यूज हो गया, ये भी यूज हो गया, लेकिन ये यूज नहीं हुआ, सो इसका मतलब है कि ये जो आपके पास फंक्शन है, ये फंक्शन मतलब ये फंक्शन है, ये 1 to 1 है, लेकिन ये ऑन टू नहीं है। ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए था, हर ये इमेज, बेटा इसको इमेज बोलते हैं, इसके पीछे जो खड़ा होता है इसको प्री इमेज बोलते हैं, यानी हर इमेज का प्री इमेज हो। अब ये जो है इसके पीछे कोई भी नहीं खड़ा हुआ, सो इसका मतलब है कि इस अकेले की वजह से ये जो हमारे पास फंक्शन है ये ऑन टू नहीं है। आई वॉन्ट टू रिपीट इट अगेन, ऑन टू के लिए आपने कोडोमेन को चेक करना है, यानी दूसरे सेट को चेक करना है, और कोडोमेन का हर एलिमेंट के पीछे कोई ना कोई खड़ा होना चाहिए। तो अगर मैं इसको x कह दूं, इसको y कह दूं, अब ये जो y है इसके एलिमेंट्स को मैं स्मॉल y कह देता हूं, और ये जो कैपिटल X है इसके एलिमेंट्स को मैं स्मॉल x कह देता हूं। तो इसका मतलब ये हो गया। अब मैं इसकी डेफिनेशन आपको समझाने लगा हूं कि आपने ऑन टू कैसे साबित करना है। आपने ये साबित करना है फॉर ईच, ये समझ लीजिए फॉर ईच, क्योंकि मैंने क्या कहा, किसको आपने देखना है, कोडोमेन को। तो फॉर ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, फॉर ईच y इन y देयर एग्जिस्ट। मैंने क्या कहा अभी आपको कि हर आगे वाले एलिमेंट के पीछे कोई ना कोई खड़ा होना चाहिए, तो हर कोडोमेन के एलिमेंट के लिए मौजूद है कोई ना कोई पीछे x, कहां पे, डोमेन के अंदर। तो हर कोडोमेन के एलिमेंट के पीछे डोमेन का कोई ना कोई एलिमेंट खड़ा हो, तो इस तरह खड़ा हो, सच दैट f of x is equal to y। तो इसका मतलब हो गया कि आपका फंक्शन क्या है बेटे, ऑन टू है। तो आपने इस चीज को साबित करना है। इस चीज को कैसे साबित करने, अगर मैं आपको यहां समझाऊंगा तो हमारा बहुत सारा कीमती टाइम इसमें यूज होगा, तो मैं आपको बेटा ये जो है ये अलग से आपको अभी समझाने के लिए जा रहा हूं। तो आर यू रेडी फॉर दिस? वी आर एट द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा मैंने आपके लिए पहले से सॉल्व किया हुआ है ताकि आपका कीमती टाइम सेव हो सके। ओके, तो इसके अंदर बेटा सबसे पहले ये आपके पास फंक्शन, इट्स अ लीनियर फंक्शन। तो हमें पहले पार्ट में क्या करना है, हम वी हैव टू फाइंड द डोमेन एंड द रेंज। तो डोमेन और रेंज आप इसको खुद ही देखिए, इट्स अ लीनियर फंक्शन, तो उसकी डोमेन और रेंज पूरे का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर होगा। ये हम पहले ही बहुत इलैबोरेट कर चुके हैं। नाउ
पार्ट नंबर 2। अब हमने चेक करना है कि ये 1 to 1 है या नहीं है। तो उसके लिए मैंने अभी बेटा अपने बच्चों को क्या बताया, अभी तो बताया कि आपने क्या करना है, आपने दो इमेजेस को इक्वल रख लेना है। तो आइए जी, आपने f of x1 इज इक्वल टू f of x2 किया। अब ये इसकी कीमत कैसे आएगी, बहुत डिटेल में बता चुका हूं। फंक्शन में जाइए, जहां जहां पे x है वहां पे x1 लगा दें। ये आ गया, ये आ गया, 5 से 5 को कैंसिल किया, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। इसका मतलब है हर दो इमेजेस के लिए उसके प्री इमेज भी आपस में क्या है, सेम है। तो इसका मतलब है फंक्शन क्या हो गया बेटा, 1 to 1। इंतहाई सिंपल बात। ओके, नाउ वी हैव टू चेक दैट कि हमारा ये जो फंक्शन है वो ऑन टू है या नहीं है। तो यहां मैंने ऑन टू की डेफिनेशन लिखी हुई है। अ फंक्शन इज सेट टू ऑन टू इफ फॉर ईच वाई इन कोडोमेन, क्योंकि मैंने क्या कहा, आपने कोडोमेन को देखना है। कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए डोमेन का कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद हो। किस तरह, f of x इज इक्वल टू y। अब मैं यही चीज आपको इलेबोरेट करना बाकी है कि ये क्या है। आइए क्वेश्चन चलते हैं जी रिमेनिंग पार्ट की तरफ। तो बेटा आपने क्या करना है, आपने ये करना है, अब इस पोर्शन को साबित करने के लिए f of x इज इक्वल टू y के लिए आपने सबसे पहले क्या किया बेटे, आपने f of x इज इक्वल टू y ले लिया, लेट कर लिया, खुद से कर लिया। ओके, उसके बाद अब ये कैसे खुद से कर लिया मैं बताता हूं आपको। इक्वेशन नंबर 1 यानी कि जो हमारा गिवन फंक्शन है 3x माइनस 5, f of x इज इक्वल टू 3x माइनस 5 लिखा। इस f of x की वैल्यू हमने क्या लिया बेटे, y। तो वो y है ना। अब आप जरा इसको गौर कीजिए, ये क्या है, इन टर्म ऑफ y है। आप इसको सॉल्व कर ले इन टर्म ऑफ x, यानी कि आपने ये साबित करने ना हर y के पीछे एक x खड़ा है, तो इसीलिए आपने इससे x निकाल लिया। अब यहां पर बात हमारी कंप्लीट तो हो जाती है, लेकिन मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि ये f of x इज इक्वल टू y क्या है। आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली f of x, इसको y के इक्वल साबित करना है। सो सिंपल, आपने f of x ले लिया, f of x लेके x की जगह x की जो अभी आपने वैल्यू निकाली y प्लस 5 इज इक्वल टू 3, वो यहां पे डाल दिया। अब आ गया जी वो मैजिकल स्टेप। बेटे आप f के पास चले जाओ, f के वेरिएबल में जहां जहां पे x है वहां पर रिप्लेस कर दो y प्लस 5 ओवर 3। तो आपका f क्या है बेटा, ये रहा 3x माइनस 5। 3 की जगह 3 आ गया, x की जगह वैल्यू आ गई y प्लस 5 ओवर 3। तो y प्लस 5 ओवर 3, एंड पे माइनस 5 है वो लगा लिया। इसको जरा अच्छे से देख लीजिए, हमने क्या किया, f एट x था, x की जगह x की वैल्यू डाली। अब आप फंक्शन के पास जाइए और जाके उसके वेरिएबल में ये रिप्लेस कर दीजिए। मैं फंक्शन के पास गया, उसका जहां पे x था वहां पे y प्लस 5 ओवर 3 लगा दिया। तो जो ही मैंने ये किया तो f ऑफ x देखिए किसके इक्वल आ गया, y के। साबित हो गया। इससे साबित हुआ कि हमारा ये जो फंक्शन है, 1 सेकेंड प्लीज, इससे साबित हुआ कि हर y जो कि हमारी कोड में, अच्छा देखिए बुक पे चलिए, मैं बुक पे दिखाता हूं आपको। देखिए हमारे पास जो फंक्शन है उसकी डोमेन और रेंज हमने निकाली है ना, अभी डोमेन और रेंज क्या निकली है, रियल नंबर्स निकली है। तो हर y के लिए कोई ना कोई x मौजूद है। इस तरह मौजूद है कि f of x भी किसके इक्वल आ गया, y के। तो इसका मतलब है आपका फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू। अब ये प्रो टिप्स लिखी हुई हैं, ये अभी मैंने आपको समझाया, 1 मिनट में समझा देता हूं। फंक्शन को 1 to 1 करने के लिए पहला स्टेप क्या है, दो इमेजेस को इक्वल लीजिए और साबित कर दीजिए दूसरे स्टेप पे कि उनके प्री इमेज भी सेम है। दूसरा जनाब, आपको यह साबित करना हो कि चेक करना हो कि फंक्शन जो है वो ऑन टू है या नहीं है। तो पहले स्टेप में f of x इज इक्वल टू y ले लीजिए, उसके बाद राइट इन टर्म ऑफ x। अभी मैंने आपको बताया बेटा कि आप y की शक्ल में है, आप उसको x की शक्ल में लें और फिर इसको इसके इक्वल साबित कर दें। यही वो लिखा हुआ है बेटा। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको फंक्शन की डोमेन और रेंज 1 to 1 और ऑन टू चेक करना था। तो ये हमारे पास बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर जो हम पढ़ रहे थे अभी 7, ये हमारे पास उसका इख्तिताम हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद बेटा डायरेक्टली वी विल मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 पर, क्वेश्चन नंबर 8 की सबसे पहले बेटा मैं आपको स्टेटमेंट दिखाता हूं। और क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट में देखिए हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है जिसकी डोमेन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर है और इसकी जो को डोमेन है वो भी हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो अब बेटा फंक्शन क्या है, इट्स अ फ्रैक्शन। तो पहले नंबर पे कहता है डोमेन और रेंज निकालिए। बेटा अभी तो मैंने यहां पे आपको समझाया कि इसकी डोमेन और रेंज कैसे निकलेगी। रैशनल फ्रैक्शन की जो डोमेन और रेंज है वो निकालना तो बहुत ही इजी है हमारे पास, वो भी निकालते हैं और हम देखते हैं कि ये ऑन टू है और हम देखते हैं कि ये हमारे पास 1 to 1 है या नहीं है। आइए जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 8
एंड द क्वेश्चन नंबर 8 इज अ फ्रैक्शन। पहले नंबर पे हमने उसकी डोमेन और रेंज निकालनी है, जल्दी से निकालते हैं। देखिए रैशनल फ्रैक्शन हो आपके पास तो उसकी डोमेन के लिए आप बटे को देखेंगे, क्या चीज बटे को खराब कर रही है, विच इज -1। तो -1 को हमने यहां से निकाल दिया। ये पिछले क्वेश्चन में आप जाके देख लीजिएगा। रेंज के लिए मैंने आपको क्या कहा था, आपने एफ ऑफ एक्स की जगह वाई किया, y करने के बाद आपका ये जो इक्वेशन नंबर 1 है यानी जो फंक्शन है वो ये बन गया। अब ये इन टर्म ऑफ y है ना, आप इसको इन टर्म ऑफ x कर लें। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x एक तरफ कर लें, y एक तरफ कर लें। जो ही बेटे आपने ये किया तो अब आप देखें डोमेन का मतलब होता है x की कीमत और रेंज का मतलब होता है y की कीमत। अब देखिए y कहां पे खराब हो रहा है, साफ दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहां पे 2 पुट कर दूं तो 2 - 2 बटे के नीचे 0 बना रहा है। तो इसका मतलब है रेंज के लिए हमें रियल नंबर्स में से माइनस कर देना है, 2 को निकाल देना है। तो ये बेटा डोमेन और रेंज, सो सिंपल। आइए जी, अब हमने चेक करना था 1 to 1। 1 to 1 के लिए मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में क्या टिप दी है कि सपोज कर लें दो इमेजेस सेम है, तो ये दो इमेजेस f के अंदर x1 रिप्लेस कर दें, f के अंदर x2 रिप्लेस कर दें, दरमियान में इक्वल की जगह वही इक्वल आ गया। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कटिंग्स की, ब्रैकेट्स को ओपन किया, कटिंग्स की, और उसके बाद बेटे सिंपल अलजबरा करने के बाद 5 से 5 कैंसिल किया तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। और ये बेटा हमारे पास फंक्शन क्या साबित हो गया बेटे, 1 to 1 साबित हो गया। अब जो है हम अपने नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं और जहां पर हमने जो है वो इसको ऑन टू साबित करना है। तो बेटा अभी मैंने आपको ऑन टू के लिए क्या कहा, अभी आपको बताया बेटा, फिर से रिपीट करते हैं। फंक्शन लिख लिया, फंक्शन में एफ ऑफ एक्स की जगह क्या डाल दें, वाई। जो ही वाई डाला, देखिए ये जो इन टर्म ऑफ एक्स लिखने वाली टेक्निक है ये ऑन टू में भी यूज होती है और ये रैशनल फ्रैक्शन की रेंज और रेंज निकालने के लिए भी ये यूज होती है। तो आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना है यहां से। ओके तो y इज इक्वल टू ये किया बेटे, उसके बाद x को एक तरफ कर लिया और y को एक तरफ कर लिया। अब ये हो गया जी इन टर्म ऑफ x। ये करने के बाद हमने ये साबित कर दिया कि हर y का कोई ना कोई x मौजूद है, या ना हर आगे जो है उसके पीछे कोई ना कोई बंदा खड़ा है, तो उसके पीछे हर x खड़ा है। अब हमने क्या किया, f ऑफ x को साबित करने किसके इक्वल बेटे, y के इक्वल। f ऑफ x लिया, x की जगह x की वैल्यू डाली, विच इज सॉरी आई हैड मेड अ मिस्टेक हियर। यहां पर क्या होना चाहिए था y और इधर भी क्या होना चाहिए था y। आई एम सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। ये आप देख लीजिएगा, यहां पर 2 - y आता है, इधर भी वही 2 - y आएगा। ओके बेटा, अब देखिए आपने x की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस की जो आपने यहां पे निकाली हुई थी। ये वैल्यू बेटा अब फंक्शन में जाइए, f ऑफ समथिंग है ना, तो f में जाइए और जाके उसके वेरिएबल की जगह ये चीज रिप्लेस कर दीजिए। तो ये रहा आपका f। f में जहां जहां पे x है, एक इधर x है एक इधर x है, उसकी जगह आपने वो x की कीमत डाल दी। सो सिंपल। कीमत डालने के बाद यहां पे एलसीएम लिया हुआ है, एलसीएम डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल होके ये बचा, ब्रैकेट्स को ओपन किया, 5 से 5 को काटा, तो ये बेटे आपके पास f ऑफ x किसके इक्वल आ गया, y के इक्वल आ गया। अब देखिए बेटा हमारे पास जो फंक्शन था वो था f फ्रॉम r टू r। तो ये हमारे पास जो है कोडोमेन का है और ये वाला r जो है वो डोमेन का है। तो हमने डेफिनेशन यहां पे लिखी, फॉर ईच y इन कोडोमेन। ये वाला r जो है ये कोडोमेन का है, देयर एग्जिस्ट, ये उल्टा e जो होता है देयर एग्जिस्ट का है सिंबल, एटलीस्ट 1 x इन डोमेन, यानी कि कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए कोई ना कोई एक, कम से कम एक बंदा पीछे मौजूद है, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। तो इससे बेटा क्या साबित हो गया कि हमारा जो फंक्शन है वो किसके क्या है, वो हमारा ऑन टू भी है। अब बेटा इसी तरीके से वी आर मूविंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 9 विच इज इसकी स्टेटमेंट सबसे पहले देख लेते हैं। एंड द स्टेटमेंट इज, अब देखिए वो कहता है आपके पास कोई फंक्शन है r पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव रियल नंबर से पॉजिटिव रियल नंबर तक, ये उसकी डेफिनेशन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e रेज़ टू पावर x, शो करने f इज बाइजेक्टिव। अब बाइजेक्टिव जो है, बाइजेक्टिव का मतलब होता है कि ऐसा फंक्शन जो आपके पास 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो, 1 to 1 भी और ऑन टू भी, दोनों सूरतों में हमारा जो फंक्शन है, जब कोई फंक्शन 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन हमारे पास क्या होता है बेटे, बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव की डेफिनेशन फिर से रिपीट कर लें। बाइजेक्टिव साबित करने के लिए 1 to 1 भी और ऑन टू भी, दोनों चीजें साबित करेंगे। आइए जी, ये रहा जी हमारा फंक्शन विच इज e रेज़ टू पावर -x, e इज द एक्सपोनेंशियल, ठीक है। ओके, वी हैव टू शो दैट f ऑफ x इज बाइजेक्टिव, यानी 1 to 1 भी और ऑन टू भी। अभी तो अपने बच्चों को बताया
1 to 1 का मतलब क्या है, दो प्री इमेजेस को सेम ले लें और प्री इमेजेस को सेम लेके आपने इमेजेस को सेम कर लिया। अब देखिए ये ना कहिएगा ई से ई कट गया, नो, अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स भी यानी एक्सपोनेंट्स भी सेम होते हैं, तो माइनस से माइनस काट दिया, x1 इज इक्वल टू x2, तो ये जनाब 1 to 1 साबित हो गया, ये उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। अब देखिए बेटा ऑन टू कैसे साबित होता है। ऑन टू के लिए मैंने अभी तो आपको बताया कि आपने एफ ऑफ एक्स को क्या लिख लिया, y। अब ये y लिख लिया, बहुत अहम समझने वाली बात है। ऑन टू साबित करने के लिए बेटा ये जो इन टर्म ऑफ y है आपने इसको इन टर्म ऑफ x करना है। तो अब x तो फंसा हुए पावर पे, तो इसको नीचे उतारने का काम जो है वो एक ही फंक्शन कर सकते हैं, विच इज log। तो log ले लीजिए बोथ साइड्स पे। log दो किस्म के होते हैं, एक log है जिसकी बेस होती है 10, एक log है जिसकी बेस होती है e। तो ऐसा log जिसकी बेस e हो इसको बोलते हैं log नेचुरल, LN स्टैंड्स फॉर लॉग नेचुरल, नेचुरल लॉगार्थम इसको बोलते हैं। तो मैंने चाहे लॉग ले लें चाहे नेचुरल लॉग ले लें, काम दोनों का एक ही है। मकसद क्या है, पावर को नीचे उतारना, टेकिंग लॉग नेचुरल ऑन बोथ साइड्स। तो आप खाली लॉग भी ले सकते थे, नो प्रॉब्लम विद इट। ओके बेटा, लॉग वाई, लॉग नेचुरल वाई इज इक्वल टू लॉग नेचुरल। अब देखिए लॉग की प्रॉपर्टी है कि ऊपर पावर हो तो वो पावर नीचे आ जाती है, तो नीचे आ गई। तो ये लॉग और ई, नेचुरल लॉग और ई ये एक दूसरे के एंटी, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करके हमेशा क्या बना देते हैं, ई बना देते हैं। तो इसीलिए मैंने सिंपल वाला लॉग नहीं लिया क्योंकि इससे क्वेश्चन लेंथी हो जाता। तो मैंने लॉग नेचुरल इसलिए लिया क्योंकि ई और लॉग नेचुरल ये एक दूसरे के एंटी हैं, ये एंटी लॉग है, ये लॉग है, ये एक दूसरे को कैंसिल करके 1 बना देंगे। ओके, तो उसके बाद बेटे ये जो x है इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस लॉग नेचुरल y। तो ये बेटा हमने इन टर्म ऑफ x लिख लिया। उसके बाद f ऑफ x लिया, इसको y के इक्वल साबित करते हैं। f ऑफ x लिया बेटे, और ये आपके पास x की जगह x की वैल्यू माइनस लॉग नेचुरल y आ गई। अब आप फंक्शन में जाइए, उसके वेरिएबल में ये चीज रिप्लेस कर दीजिए। फंक्शन का है, ये रहा फंक्शन, e की जगह e आ गया और माइनस x की जगह माइनस की जगह माइनस और x की जगह उसकी वैल्यू आ गई माइनस लॉग नेचुरल y। तो अब देखिए e और लॉग नेचुरल एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और ये आपके पास फिर से आके क्या बच गया, y बच गया। तो हमने साबित कर दिया कि हर डोमेन के y के लिए हर को डोमेन के y के लिए डोमेन का कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद है, इस तरह के f ऑफ x y के इक्वल है। तो अब देखिए इससे क्या साबित हो गया, ऑन टू। अभी हमने क्या साबित किया, 1 to 1, तो 1 to 1 और ऑन टू दोनों मिलके क्या साबित कर रहे हैं कि फंक्शन हमारा क्या है बेटा, बाइजेक्टिव। तो ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब जो है हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की जानिब, जो कि आपके पास है कि एक फंक्शन है g रियल नंबर से रियल नंबर तक और x³ माइनस 3x। हमने ये फैसला करना है कि ये हमारे पास इंजेक्टिव है या सर्जेक्टिव है या दोनों है, एंड और आया हुआ है ना दरमियान में। तो इंजेक्टिव, हाँ सॉरी ये तो आपको बताया ही नहीं कि इंजेक्टिव क्या होता है और सर्जेक्टिव क्या होता है, बिल्कुल मैंने बताया हुआ है, नाम नहीं हमने लिए। देखिए बेटा जो फंक्शन हमारे पास होता है ना 1 to 1, या जिसको मैं शॉर्टली 1 to 1 ऐसे भी लिख रहा होता हूं, ठीक है। ये 1 to 1 जो फंक्शन होता है ना बेटे, इसको कहते हैं इंजेक्टिव, ये इसका दूसरा नाम है। और जो हमारे पास ऑन टू फंक्शन होता है इसको बेटे हम बोलते हैं सर्जेक्टिव। और जो सर्जेक्टिव और इंजेक्टिव दोनों होते हैं इसी से नाम निकला बाइजेक्टिव। ये है जनाब हमारे पास वही, तो काम वही है जो मैंने आपको रिसेंटली अभी करवाया है, तो इसी को देखना है बेटा हमने। क्वेश्चन नंबर 10 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, सो लेट्स मूव। ये बेटे g नाम का एक फंक्शन है r से r तक, ये इसकी कोडोमेन है, ये इसकी डोमेन है, ये इसकी डेफिनेशन है। हमको टेस्ट करना है कि ये आपके पास इंजेक्टिव है या सर्जेक्टिव है या और के दोनों हैं या कोई एक है। लेट्स चेक, लेट अस चेक द इंजेक्टिवनेस ऑफ g ऑफ x, कि देखते हैं कि g ऑफ x इंजेक्टिव है। तो अभी तो बताया बेटे दो इमेजेस को इक्वल रख लें और इमेजेस को इक्वल रख के बेटे आप जो हैं वो प्री इमेजेस को यानी x1 और x2 को इक्वल साबित करें। अब इसमें एक ऐसी चीज है जो आपको बेटा कोई भी नहीं बताएगा। आपने क्या किया, सारे क्यूब्स एक तरफ कर लिए, अभी मैं बताता हूं वो चीज, और सिंपल वाले एक तरफ कर लिए। करने के बाद बेटे ये क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, a³ माइनस b³
ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद बेटे आपने ये एक छोटी सी मिस्टेक है, ये कटिंग नहीं है यहां पे, ठीक है, ये मैंने कटिंग की हुई है, फिर बाद में मेरा चेंज ऑफ माइंड हो गया था, तो मैं आपको असल चीज समझाना चाहता हूं। मैंने क्या किया, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाके डिवाइड कर दें, और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उधर जाके डिवाइड कर दें। अब याद रखिएगा ये उसी टाइम पॉसिबल है, बहुत डीप बात है, बहुत डीप बात है, बहुत मैथमेटिकल बात है ये वाली, कि ये उसी टाइम पॉसिबल है जब x1 माइनस x2 0 के इक्वल ना हो। इसका कुछ हिस्सा मैं आपको पहले समझा चुका हूं। देखिए बेटा, ये जो डिनोमिनेटर है हमारे पास, बस जो फ्रैक्शन है ना उससे हमेशा डरें। इधर तो है 3, ये तो कभी भी 0 नहीं हो सकता, लेकिन ये जो फ्रैक्शन है ये 0 हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो हमेशा हमने अगर रियल नंबर्स में रहने तो आपके लिए जरूरी है कि ये बट्टे वाली चीज जो x1 माइनस x2 है ये कभी भी 0 ना हो। अब ये सवाल आगे चलेगा ही तब जब ये बट्टे वाली चीज के बारे में हम क्लियर बताएंगे कि ये चीज जो है ये 0 नहीं है। तो अगर बेटे ये x1 माइनस x2 0 नहीं है तो मैं x2 को उधर लेके जा रहा हूं, तो जो ही मैं x2 को उधर लेके गया तो x1 इज नॉट, क्योंकि दरमियान में नॉट इक्वल चल रहा है, नॉट इक्वल टू x2। इससे बेटा यह साबित हो गया कि g1 g ऑफ x1 और g ऑफ x2 तो इक्वल हैं, लेकिन अंदर वाले इक्वल नहीं आए। सो दैट्स व्हाई। अच्छा देखिए, मैंने देखा काफी सारी हेल्पिंग बुक्स पे x1 और x2 को काटा हुआ है। बेटे ये काट भी नहीं सकते, आप देख सकते हैं मैंने भी काटा हुआ था, लेकिन ये काट ही नहीं सकते, क्योंकि अगर इनको काट दिया फिर तो काम खराब हो गया, क्योंकि ये तभी कटेंगे जब आपके पास ये 0 नहीं होगा। तो कैंसलेशन मैंने नहीं की, मैंने ये कैंसलेशन कैंसिल कर दी, आपने भी इसको कंसीडर नहीं करना ये रेड वाली लाइन को। ओके, तो इमेजेस सेम है लेकिन प्री इमेजेस सेम नहीं आए। सो दैट्स व्हाई जी इज नॉट इंजेक्टिव। इंजेक्टिव मतलब 1 to 1, 1 to 1 ये नहीं है, यही तो हमने चेक करना था 1 to 1 है या ऑन टू है या नहीं है, तो ये 1 to 1 नहीं है। आइए जी, अब चलते हैं इसकी सर्जेक्टिवनेस पे। यहां पे एक बिगर प्रॉब्लम है। देखिए, सर्जेक्टिव किसी भी फंक्शन को साबित करना हो, यानी ऑन टू साबित करना हो, अब फंक्शन हमारे पास क्या है, g ऑफ x इज x क्यूब माइनस 3x। अब इसको बेटे सर्जेक्टिव साबित करने के लिए मैंने अभी आपको कहा कि g ऑफ x या f ऑफ x जो भी हो, इसको आपने पहले क्या नाम दे दिया, y का। जो ही बेटे आपने यहां पे y किया तो ये हो गया x क्यूब माइनस 3x। अब प्रॉब्लम ये है, सर्जेक्टिव साबित करने का जो मैंने आपको एक जनरल रूल बताया वो ये था कि ये जो इन टर्म ऑफ y है ना, आप x इधर कर ले और बकिया फंक्शन इधर हो जाए, इसमें से x सेपरेट हो ही नहीं सकता। बट हो सकता है, लेकिन वो क्यूब रूट्स की फॉर्म में मैंने उसको सॉल्व किया, वो 2 क्यूब रूट्स का सम आ रहा था या डिफरेंस आ रहा था, यानी कि एक बड़ी फ्रैक्शन बन रही थी, x की शक्ल में आ सकता है, लेकिन विद लॉट ऑफ एफर्ट, विद लॉट ऑफ वर्क, यानी कि हमारे फर्स्ट ईयर के लेवल पे उसको सॉल्व करना इज लॉट ऑफ, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, और इतना हमारे पास टाइम होगा नहीं। सो आई हैव डिसाइडेड for this special question, only for this special question, कि I am going to change my strategy. I'm not I don't want to move with the same strategy. The same strategy was कि आपके पास जो y है आप इसको in term of x कर लो, बट मेरे पास इसको इस तरीके से सॉल्व करने में बहुत एफर्ट लग रही है। I solved it, but the problem will be for you all. So इसीलिए I have decided to change the strategy. देखिए, on to है क्या, सब्जेक्टिव है क्या, कि हर जो कोडोमेन का एलिमेंट है, हर कोडोमेन के एलिमेंट के पीछे कोई ना कोई खड़ा हो, यही है ना, कि हर के पीछे कोई ना कोई मौजूद हो, ये सब्जेक्टिवनेस है। तो मैंने इसको सॉल्व करने का फैसला किया विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। अब ग्राफ हमें क्या कहते हैं, देखिए मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, ये एक ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर ये जो रेड कलर वाला है, कहीं पे कोई ब्रेक है, कहीं पे ग्राफ टूटा हुआ है, मतलब टूटे हुए का मतलब ये होता है कि ये चलते चलते ये पीस, क्या कहीं पे कोई ब्रेक है, नहीं है ना ब्रेक। अगर ब्रेक होता तो पता क्या होता, अब देखिए सबसे पहले देखिए ये एक आउटपुट है ना, इसके पीछे देखिए कोई ना कोई खड़ा है, यानी कि ये देखें इसके नीचे अवेलेबल है, अगला एलिमेंट ले ले उसके नीचे भी कोई अवेलेबल है तो ऊपर वाला जवाब आया ना। इसमें देखें कि यहां पे जो गैप है
इसका मतलब ये है, ये गैप क्यों है? क्योंकि इसके नीचे वाला मौजूद नहीं था। जब इसके नीचे वाला मौजूद नहीं है तभी तो ये फंक्शन अनबाउंडेड हो गया, ऊपर को निकल गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस हो, लगातार हो, तो इसका मतलब है कि उसके हर हर पॉइंट के नीचे, यानी कि उसके, जिस तरह मैंने कहा था, उसके पीछे कोई ना कोई लाजमी मौजूद होता है। तो ऑन टू साबित करने का दूसरा तरीका बेटे, आप ये चेक कर लो कि आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है, कहीं ब्रेक तो नहीं है। तो जहां ब्रेक होता है उसके नीचे अवेलेबल नहीं होता। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन इज अ क्यूबिक फंक्शन, और क्यूबिक फंक्शन हो यानी कि कोई भी पोलिनोमियल जो होती है जिसके ऊपर ये जो पावर है 3, 4, 5, यानी नॉन नेगेटिव पावर वाली को हम पोलिनोमियल बोलते हैं। ये जो बेटे पोलिनोमियल है, नॉन नेगेटिव भी हो और फ्रैक्शन भी ना हो, तो ये जो हमारे पास फंक्शन है बेटे, इट्स अ पोलिनोमियल। और पोलिनोमियल जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो चूंकि ये क्या है? क्यूबिक फंक्शन है, यानी क्यूबिक पोलिनोमियल है, विच इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, विच इंडिकेट्स दैट हर 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 वैल्यू के लिए कोई ना कोई पीछे जरूर मौजूद है। जैसे बेटे मैंने अभी आपको बताया, हर वैल्यू के पीछे कोई ना कोई खड़ा है, कोई मौजूद है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। तो चूंकि ये कंटिन्यूअस है तो जरूर इसके हर जवाब के पीछे कोई ना कोई मौजूद है। सो इसका मतलब है ये सर्जेक्टिव है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई हैड मेड माय ट्राई कि आपको मैं अच्छे तरीके से मैथमेटिक्स पढ़ाऊं नहीं, सिखाऊं। तो सिखाने की पूरी कोशिश की। आई होप आपको समझ आई होगी।